हो गया रे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, हो गया ना? मैसेज गया आप लोगों के पास? हेलो। यस सर। ओके सर, ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फिर किस लिए गुड मॉर्निंग सर? गुड मॉर्निंग इस बात का कि हम लोग आज पढ़ेंगे सर कंपटीशन एक्ट। सर अभी कंपटीशन एक्ट चलेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि CS एग्जीक्यूटिव में कंपटीशन एक्ट से ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का एरिया कवर करता है, मतलब काफ़ी डिटेल्स में जानना पड़ेगा। इवन इन CA फाइनल में भी कंपटीशन एक्ट एक बहुत ही डिटेल्स में, मतलब उसका भी एक काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो बात अभी क्या है? बात ऐसा है सर, ये कंपटीशन एक्ट हम लोग लास्ट वीक स्टार्ट किए थे, है ना? कंपटीशन एक्ट 2002, इसको हम लोग लास्ट वीक भी स्टार्ट किए थे। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया था सर? सर लास्ट वीक हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट का ओवरव्यू देखा था। क्या देखा था सर? ओवरव्यू, मतलब एक कंप्लीट ओवरव्यू बोल सकते हो आप। और साथ में कंपटीशन एक्ट को समझने के लिए हम लोगों ने सर एक केस स्टडीज भी स्टार्ट किया था। और वो केस स्टडीज क्या था? वो केस स्टडीज था अपना रिसेंट चलने वाला मार्केट में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में एक इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है। सिनेरियो क्या है? याद है ना आप लोगों को? अमेजन वर्सेस रिलायंस, बीच में कौन? फ्यूचर ग्रुप। याद है ना? हेलो, याद है कि नहीं, इतना बताओ मुझे। हाँ सर। ओके सर, तो अमेजन वर्सेस रिलायंस और बीच में कौन? फ्यूचर ग्रुप। मतलब बेसिकली फ्यूचर ग्रुप को लेके इनके बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। किसके साथ? अमेजन के साथ रिलायंस का। और ये कंपटीशन क्यों? कंपटीशन तो है, ऑब्वियसली कंपटीशन है, बिकॉज आप लोगों को केस तो पता है कि जो बिग बाजार है, मतलब फ्यूचर ग्रुप का जो ब्रांड नेम आप सबको पता है, दैट इज बिग बाजार ब्रांड नेम से काफ़ी फेमस है फ्यूचर ग्रुप। तो बिग बाजार जो है सर, वो काफ़ी ज़्यादा डेब्ट रिडन हो गया, डेब्ट बार्डन बहुत हो गया इसका। तो इसके कारण ये 2019 में डिसीजन लिया कि वो रिलायंस के पास इसको सेल कर देगा। ठीक है, लेकिन बिफोर दैट अमेजन के साथ भी इनका एक डील हुआ था। बिग बाजार के अंदर जो फ्यूचर कूपन मिलता है, मतलब फ्यूचर कूपन जिसके थ्रू से वो सेल को एनहांस करना वगैरह ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग जानते हो कूपन मिलता वगैरह है ना सर, ऑर्गेनाइजेशन से। तो कुछ ऐसा डील था जिसमें 49% कूपन का स्टेक अमेजन के पास था। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3-4% के आसपास, 1,500-2,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन हो जाता है, मतलब अमेजन का स्टेक इन बिग बाजार। लेकिन एक्चुअली देखो, अमेजन इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और रिलायंस हमारे एशिया में, इवन इन इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। सो पॉइंट इज दैट कि अब सवाल ये उठता है कि बिग बाजार जो है, ये मतलब फ्यूचर ग्रुप अपने आप को रिलायंस को बेचा। ठीक है, मतलब उनका कहना है कि हम रिलायंस के साथ डील, और डील के लिए वो लोग ऑलरेडी सारा का सारा कंप्लीट कर चुका था। लेकिन उसके बाद बीच में आ गया अमेजन, और अमेजन का मानना है कि ये जो अमेजन रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप का जो डील हुआ है ये इलीगल है, क्योंकि मतलब ये फ्यूचर ग्रुप अमेजन के साथ डील करना चाहिए था, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी स्टेक होल्डर थे और हमारा इसमें सहमति नहीं है। तो कुछ ऐसा बेसिक चर्चा लेके ये लोग झगड़ा चालू कर दिए। मतलब झगड़ा इन द सेंस क्या? रस्ते का झगड़ा नहीं सर, लीगल झगड़ा। ठीक है, इनके बीच में एक लीगल झगड़ा चलना चालू हो गया कि भाई कंपटीशन में कौन आगे है। ठीक है, तो इसको लेके इतना विवाद बढ़ गया, जो हम लोगों ने लास्ट वीक में भी पूरा स्टोरी पढ़ा आप लोगों के साथ, कि ये लोग अपना डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए सिंगापुर कोर्ट में भी गया था, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर पे। वहां पर जाने के बाद सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने भी बेसिकली अमेजन के फेवर में मैटर को रखा, अमेजन के फेवर में मैटर को रखा। और क्योंकि अमेजन के फेवर में रखा, और बोला कि ये रिलायंस के साथ बिग बाजार का डील को अभी थोड़ा सा चुपचाप रहने दो, बाद में बोर्ड बना के इसको और थोड़ा सेटलमेंट किया जाएगा। अभी देखना ही है कि ये अमेजन रिलायंस का डील किधर पहुंचते हैं। और इस पूरा खेल को समझने के लिए कंपटीशन कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। ठीक है, ये कंपटीशन कमीशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस मैटर को कैसे देखा जाए। और कंपटीशन कमीशन के साथ साथ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट लेवल, दिल्ली हाई कोर्ट में मेनली केस है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा एरिया है। तो देर आर वेरी, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लीगल मैटर्स इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, बिकॉज इट्स अ बिग डील। ठीक है, अगर अमेजन जीतता है तो ऑब्वियसली अमेजन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, है ना सर? क्योंकि मार्केट लीडर बन जाएगा वो ऑनलाइन में, तो वो है ही एक तरह का लीडर। ठीक है, ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में अमेजन ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लीडर है इंडिया में, और नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन इन द ग्लोबल मार्केट।
लेकिन अगर रिलायंस नहीं जीतता है, ठीक है, अगर रिलायंस के पास अगर बिग बाजार नहीं पहुंचते हैं, तो फिर इसमें अमेजन को क्या फायदा कि ऑफलाइन सेगमेंट में भी अमेजन का दबदबा आ जाएगा। सो बेसिकली एक तरह का अमेजन के पास एक बहुत बड़ा मार्केट लीडरशिप आ जाएगा, ठीक है। और अगर रिलायंस आ जाता है तो रिलायंस के पास मार्केट लीडरशिप आ जाएगा, ठीक है। तो सब मिला के एक कंपटीशन, ठीक है। तो ये कंपटीशन किस कहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसको लेके मैं लास्ट दिन आपको कंपटीशन एक्ट के थ्रू से बात चालू किया था। लेकिन आज ना मैं आपके साथ रिलायंस बिग बाजार का डील को थोड़ा सा बोलूंगा, ऑब्वियसली बोलूंगा, बट नॉट जस्ट इन, मतलब हम लोगों का जो डिस्कशन है ये सिर्फ रिलायंस बिग बाजार और अमेजन के बीच में ही नहीं रहेगा। इवन मैं आपको तो आज ये भी बताने वाला हूँ 2009-10 के टाइम पे, आप लोगों को उतना पता नहीं होगा, उस दौरान सर सीमेंट इंडस्ट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा खेल खेला गया था। सीमेंट इंडस्ट्रीज का क्या खेल है, सीमेंट समझते हो ना, सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह जो बड़े बड़े सीमेंट कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे देश में कुछ सीमेंट कंपनीज ऐसे हैं, मतलब ऐसे तो ऑलमोस्ट 50-60 बड़े बड़े नाम है सर सीमेंट सीमेंट के फील्ड में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ था उसमें कि 11 सीमेंट कंपनी, ठीक है, 11 सीमेंट कंपनी मिलके मार्केट को अपनी तरफ मैनिपुलेट कर रहा था, 11 सीमेंट कंपनी। तो सर बाकी 11 सीमेंट कंपनीज के पास इंडिया का 65% शेयर होल्डिंग, मतलब पूरा सीमेंट बिजनेस का। और बाकी 43 सीमेंट कंपनी, इनका क्या खेल हो गया, 43 सीमेंट कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ मतलब हार्डली 35% शेयर होल्डिंग इन द मार्केट। तो बेसिकली चल क्या रहा था कि कुछ कंपनीज ने मिलके 10-11 कंपनीज अपने बीच में ना एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, अपने बीच में एक मैनिपुलेशन कर रहा था सीमेंट इंडस्ट्री को, ठीक है। मतलब अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके सब, मतलब वापस में ऐसे बोलते हैं ना, आपस में मिलके ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था 11 कंपनी। तो इनके अगेंस्ट में केस हुआ, काफी करोड़ों का इन पे पेनल्टी भी लगाया गया था, ये सीमेंट बिजनेस में ऐसा हुआ था। तो और भी ऐसे केसेस है। 2013-14 के टाइम पे प्याज का दाम मार्केट में 80-100 के आसपास हो गया था, आप लोगों को याद होगा। तो कंपटीशन कमीशन उस दौरान भी ये देखने के लिए काफी रिसर्च किया था कि क्या ये प्याज का प्राइस को बढ़ने के पीछे कोई जो भी बिजनेसमैन हैं, जो ऑनियन डीलर्स है बड़े बड़े, क्या इनका तो कोई हाथ नहीं है, क्या ये तो जानबूझ के मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। सो देर आर वेरियस रीजन जिसमें कंपटीशन कमीशन अपने आप को बेसिकली अप्लाई करते हैं और मार्केट को स्टेबल रखने का कोशिश करता है। तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये कंपटीशन कमीशन का बात क्यों इतना वाइटल हो रहा है। हाँ सर, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि कंपटीशन कमीशन इतना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हमारे लिए क्यों है, ठीक है। तो चलो सर, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ काफ़ी वाइटल वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। सेक्शन वाइज बात करेंगे, ओवरव्यू तो दे दिया था लास्ट वीक, आज सेक्शन वाइज बहुत सारे पॉइंट में बात करना है। पहले तो कंपटीशन कमीशन का इंडिया में आने के पीछे का पूरा वजह बताएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल सिनारियो बताएंगे, और फिर सेक्शन वाइज बात करेंगे, फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज का केस स्टडीज करेंगे, ठीक है। ऑनियन का बात भी एक बार ज़रूर करेंगे आपसे, और उससे भी बड़ी बात अमेजन रिलायंस तो चलेगा, अगर हो सके तो मैं फिर से अमेजन रिलायंस पे क्या फ्यूचर आने वाला है, मतलब एक्चुअली ये केस अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है सर, तो उसके बारे में मैं कुछ बात आपसे कहूँगा, ठीक है। तो चलो सर, कंपटीशन एक्ट को पढ़ेंगे और वेरियस इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंपटीशन लेवल में बात करते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा, हेलो, समझ आ गया होगा क्या पढ़ना है, किधर जाना है, हेलो, क्या रे बोलो। है सर। ओके सर, ठीक है। सो ऐसे तो ओवरव्यू नोट्स मैंने अगर आप लोगों को शेयर नहीं किया तो बताइएगा, मैं फिर से शेयर कर लूँगा। ये कंपटीशन एक्ट 2002 का ओवरव्यू नोट है, इसके अंदर आपको पूरा समरी नोट्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक इसके समरी नोट से ही आपको बताया था कि 2003 में बेसिकली, ठीक है, 2003 में इसको एक्ट तो आया था 2002 में, बट इसको एनैक्ट किया गया था 2003 में, कमेंस हुआ था 31 मार्च 2003 में, इंट्रोड्यूस्ड बाई अरुण जेटली, ठीक है, वेरी फेमस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये उस दौरान भी हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर संभालते थे और बाद में मोदी जी के सरकार में 2014 ऑनवर्ड्स में भी संभालते थे, लेकिन
कुछ साल पहले इनका देहांत भी हो गया सर, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा लॉस है भारत के लिए। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारे देश में ये जो लॉ है, ये जो करंट जो लॉ है दैट इज कंपटीशन एक्ट के ऊपर, इकोनॉमिक लॉ में जो लॉ बना हुआ है, ऐसे इकोनॉमिक लॉ के अंदर मतलब इकोनॉमिक लॉ के अंदर नॉट जस्ट कंपटीशन एक्ट, ऐसे कंपटीशन एक्ट तो सीएस के केस में काफ़ी वेटेज रखता है, इवन इन सीए फाइनल ऑल्सो। तो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स ऑलमोस्ट यहाँ से आने का चांसेस है। तो बात यह है कि कंपटीशन एक्ट छोड़ के और भी लॉ है, जिसमें जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर बहुत सारा लॉ है, जो मैं आगे आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी कंपटीशन एक्ट में बहुत सारा बात करना बाकी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस सब पॉइंट में ही बातचीत करना चाहता हूँ। तो कंपटीशन एक्ट जैसे कि आप सबको पता है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अरुण जेटली लाया था, और इससे पहले जो एक्ट था उसका नाम था सर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। अब ऐसे बोल सकते हो, बेसिकली इसी को हटा के ये आपका कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया, ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2002 के पहले हमारे देश में मतलब कंपटीशन को संभालने के लिए एक लॉ हुआ करता था, जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बट ये मोनोपोलीज, इसका एक शॉर्ट नाम भी है, एमआरटीपी एक्ट। क्या नाम है सर? एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट बहुत ही फेमस एक्ट था, ठीक है, एमआरटीपी एक्ट 1969। ये एमआरटीपी एक्ट 1969, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, इसको हटा के कंपटीशन कमीशन को लाया गया, और सीसीआई जिस लॉ के हिसाब से चलता है उसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। अब इसी लॉ के बारे में, इस लॉ के बारे में डिफरेंट मैटर पे आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं सर, ठीक है। ऐसे लास्ट दिन आप लोगों को याद भी होगा, मैंने आप लोगों को ये केस लॉ भी बताया था। आज भी इस केस लॉ में कुछ फोकस करने का इच्छा है मेरा, ठीक है, क्योंकि ये करंट बड़ा ट्रेंडिंग पॉइंट है, अभी भी इसका न्यूज़ रेगुलर बेसिस में आता रहता है सर, ठीक है, क्योंकि जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक इसका डिस्कशंस चलेगा, ठीक है। अमेजन वर्सेस बिग बाजार एंड रिलायंस बैटल, ठीक है। ओके, आएंगे सर। तो कंपटीशन एक्ट 2000 में ये कंप्लीट मटेरियल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ डिटेल्स में मिलेगा, ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर, विद डिफरेंट एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, जैसे इनकम टैक्स में आप लोग देखते हो, ठीक है, जैसे जीएसटी में देखते हो, वैसा ही कंप्लीट मटेरियल, नॉट कोई ओवरव्यू नहीं सर, इसमें आपको डिटेल्स में हर चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगा। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें कंपटीशन एक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलो सर स्टार्ट किया जाए। हाँ, ओके। तो सर सबसे पहले तो कंपटीशन को समझने के लिए, कंपटीशन एक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कंपटीशन क्या होता है ना सर। अगर आपको कंपटीशन क्या होता है इसका नॉलेज प्रॉपर्ली ना मिले तो फिर आप ये नहीं समझ पाओगे कि इस लॉ के पीछे का क्या रीजन है, ठीक है, और क्यों इस लॉ को इतना वेटेज के साथ चार्टर्ड में, सीएस में इतना इतना वेटेज के साथ क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। वेटेज मतलब काफी अच्छा खासा सवाल भी पूछते हैं इस लॉ से, ठीक है। तो द टर्म कंपटीशन इज नॉट डिफाइंड इन द कंपटीशन एक्ट 2002। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर कंपटीशन क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं किया गया। चैप्टर 1 ऑफ द जॉइंट रिपोर्ट है a framework for the design and implementation of competition law and policy। एक जॉइंट रिपोर्ट आया था, जिस जॉइंट रिपोर्ट का नाम है सर, जॉइंट रिपोर्ट का नाम है कि ए फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। ओके, इस पॉलिसी के तहत, इस पर्टिकुलर लॉ को हमारे देश मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड इसके बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है, बाय द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड द ओईसीडी। ओईसीडी कौन होता है सर? लिख लो कहीं पर भी कॉपी में, ऑर्गेनाइजेशंस, किसी को पता है ओईसीडी क्या होता है सर? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड डेवलपमेंट, ओके, एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी बड़ा ही फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया भर का जो भी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, इनका बता हुआ हर एक चीज
इनका बताया हुआ हर एक चीज पे दुनिया बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक जिस तरह से वर्ल्ड बैंक कुछ बताते हैं, जैसे उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कुछ बताते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, वैसा ही OECD अगर कुछ बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अगर कुछ बोलते हैं, तो इनके बातों में भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आप चाहो तो OECD के साइट में जाके भी OECD के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हो। इंडिया OECD का भी अलग पेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, OECD वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। ठीक है, नॉर्मली डेवलप नेशंस आपको OECD का फाउंडिंग मेंबर्स में से दिख जाएगा। डेवलप नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ नॉर्थ अमेरिकन नेशंस लाइक कनाडा, USA, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। ठीक है, ये लोग नॉर्मली जब से ये आया था, जापान जैसे बड़े इकोनॉमी, ठीक है, जो काफी डेवलप इकोनॉमी से है, ये लोग नॉर्मली फाउंडिंग मेंबर में से था। आज के डेट में इसका मेंबरशिप 38 कंट्रीज के पास है। ठीक है, आज के डेट में इसका मेंबरशिप 38 कंट्रीज के पास है। ठीक है, इसमें एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ठीक है, और इसका बजट एरिया भी आप देख सकते हो कि ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम करते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट में एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में एक कंट्री दूसरे कंट्री को वर्ल्ड वाइड हेल्प करते हैं, और बिजनेस स्मूथली हो जाए, प्रॉपर लेवल में रन हो, ये देखना इनका एक बहुत बड़ा काम होता है। 1961 में बना था, स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया भर में बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो। इट इज ए फोरम ऑफ कंट्रीज डिस्क्राइबिंग देमसेल्व्स एज कमिटेड टू डेमोक्रेसी। ठीक है, अब बात को समझो, ये मार्केट इकोनॉमी में डेमोक्रेसी लाना चाहता है, एंड द मार्केट इकोनॉमी में ये डेमोक्रेसी लाना चाहता है, यही इसका टारगेट है। सर डेमोक्रेसी लाने से क्या होगा? सर डेमोक्रेसी लाने से मोनोपोली हट जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? डेमोक्रेसी लाने से मोनोपोली हट जाएगा। सर मोनोपोली हटने से क्या होगा? सर मोनोपोली हटने से कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा, बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगा, इकोनॉमी सबके लिए ओपन हो जाएगा, इकोनॉमी सबके लिए ओपन हो जाएगा। आज आपके साथ बहुत सारा चर्चा होगा सर, मतलब आपको आज समझ में आएगा, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है ना, इंडिया के नाम के साथ आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम दिखाई देता है। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जो आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के टाइम पे भी बताता हूँ, जो बेसिकली हमारा जनरल लॉ का एक एरिया है, जहाँ पर हम लोग इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है बताता हूँ। सर ओरिजिनल डेमोक्रेसी तो तभी मिलता है जब इकोनॉमी डेमोक्रेटिक वे में चले। हाँ सर, एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। जब इकोनॉमी डेमोक्रेसी वाइज चले ना, तो एक्चुअल डेमोक्रेसी फीलिंग आता है। ठीक है, अदरवाइज ना ये डेमोक्रेसी वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक किताबी बात हो जाता है कि नाम पे डेमोक्रेसी बट काम पे नहीं। जैसे मुझे तो लगता है कि अभी भी डेमोक्रेसी नहीं आया है हमारे देश में, मैं पूरा दिल से मानता हूं अभी भी हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों सर? डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है, हो सकता है कि आज सोशल मीडिया के कारण काफी सारा लोग कुछ भी बोल रहा है, बट फिर भी आज भी लोग खुलेआम जो जिस गलती नहीं बोल पाता। ठीक है भाई, जैसे मानो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में डायरेक्ट नहीं बोल पाते कि भाई आपने ये काम गलत किया, आपने ये काम सही किया, ऐसे डायरेक्टली बोलने का अभी भी उस तरह का जो एनवायरनमेंट हमारे देश में नहीं बना है। ठीक है, उसके बड़ा बात अगर इकोनॉमी वाइज में बात करूं, जैसे मानो कि किसी को बिजनेस करने का मन है, जैसे तो वो अपने खुले मन से बिजनेस करने के लिए सोच भी नहीं पाता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट अभी तक नहीं हुआ है। जो एक सोशल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, वो सोशल प्लेटफॉर्म अभी भी नहीं बना, ऐसे बन रहा है। मतलब अभी एक ऐसा एनवायरनमेंट दिख रहा है, बातें चल रहा है। ठीक है, और आज बात चल रहा है, तो आई होप कि अगला 5-10 साल में ये ओरिजिनल रूप में दिखाई देगा। ठीक है, अगर सही तरह से एनवायरनमेंट को बनाया जाए तो। ठीक है, तो ये एक ओरिजिनल डेमोक्रेसी, जैसे जब भारत को इंडिपेंडेंसी मिला था, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के दौरान, तब से लेके 90s तक, 1990s तक, ठीक है, भारत का इकोनॉमी ना बहुत ज्यादा, क्या बताओ सर, मोनोपोली जैसा ही था। ठीक है, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, या फिर गवर्नमेंट का क्या बताऊं सर, गवर्नमेंट कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट ओरिएंटेड लोगों के थ्रू से उसको चला जाता था। मतलब वेरी फ्यू इंडिविजुअल या फैमिलीज के पास पूरा कंट्रोलिंग। ठीक है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, बिकॉज अगर सारा का सारा सिर्फ कुछ और कुछ लोगों के पास ही रहेगा, जस्ट जैसे इंदिरा गांधी का जब सरकार था, आई डोंट नो आप लोग ये सब खबर रखते हो कि नहीं रखते, बट उन दिनों ना एक कहावत हुआ करता था, जैसे आज के जमाने में मोदी जी को भी ऐसे सुनना पड़ता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी ना एक ऐसे कहावत हुआ करता था, जैसे टाटा बिरला का सरकार, आप लोगों ने सुना है कभी पापा से या माँ से? हाँ,
टाटा बिरला का सरकार, ऐसे कहा जाता था सर, ठीक है, कि ऐसा टाटा बिरला का सरकार। आज जैसे मोदी जी को बोला जाता है ना अंबानी अदानी का सरकार, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो पॉइंट क्या है कि ये अंबानी अदानी का सरकार या टाटा बिरला का सरकार ऐसे बोलने के पीछे का रीजन क्या है, मतलब पॉइंट यही है कि अगर बिजनेस सिनेरियो ऐसे आज अगर देखो ना, आज के डेट में अगर आप ख्याल करोगे तो कॉम्पेरेटिवली नॉट जस्ट अदानी अंबानी, बहुत सारे कंपनीज आ गया है, ठीक है, मतलब नॉट जस्ट टाटा बिरला, बहुत सारे कंपनीज आ गया है, पर फिर भी क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज तो करेंगे। बट अगर इंदिरा गांधी जमाने का देखो ना, उन दिनों इकोनॉमी इतना डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन उस दिनों के मतलब कंपैरिजंस में आज के डेट में इकोनॉमी में डेमोक्रेसी आया है, ठीक है। बहुत सारे लोग आज की डेट में बिजनेस करने का सोच पाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सोच पाता है, एंटरप्रेन्योर बनने का सोच पाता है। और करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो करंट जो प्रोग्राम है, उसमें जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है ना, जो भारत का चीज भारत में बनाओ, डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रॉस्परस करो। आपको मैं बता दूं आज की क्लास में ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो कॉन्सेप्ट है या फिर कंपटीशन एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ना ये चीज समझ में आएगा कि किस तरह से देश का इकोनॉमी बनना चाहिए और इसमें कंपटीशन कमीशन का कितना बड़ा रोल प्लेइंग है, आज आप देखोगे सर, ठीक है। और एक कंट्री को और एक इकोनॉमी को ओरिजिनल डेमोक्रेसी देने का, ओरिजिनल डेमोक्रेसी, जिसमें वो एक बहुत ही फेमस बात है सर, आजकल बड़ा ग्लोबल लेवल में इस बात को लिया जा रहा है। इट्स लाइक मतलब सबके लिए, सब मतलब सबके लिए डेवलपमेंट, ठीक है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब सबके लिए डेवलपमेंट हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो, और सभी के लिए एक बिलीफ पैटर्न, एक विश्वास सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो, ठीक है। दैट इज द ओरिजिनल डेमोक्रेसी। और ये ओरिजिनल डेमोक्रेसी अगर किसी को देना है तो वो उसको देखने के लिए ही कंपटीशन कमीशन है। और ओईसीडी ग्लोबल लेवल में, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ग्लोबल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ओईसीडी में ज्यादा चर्चा तो अभी नहीं करेंगे, आप लोगों को मैं बस दिखाया, आप चाहो तो ओईसीडी में रिसर्च सर्वे करना चालू कर दो, ठीक है। जरूरी चीज है सर, काफी हेल्प होगा आपको, काफी हेल्प होगा। हेल्प किस बात का सर? इकोनॉमी का नॉलेज इतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि आप मार्केट को, दुनिया को, इकोनॉमी को ना बहुत ही ना मतलब बहुत ही सिंपल पैरामीटर में समझ सकते हो। ऐसे कभी कभी देखो सर, जो चीज समझ में नहीं आता ना वो कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जब नॉलेज होना है ना किसी भी चीज में, एक बार नॉलेज ले लो, देखना आपको हर चीज ईजी लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है। तो यही बात है कि आपका एनालिटिकल पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉलेज एक ऐसा चीज है जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। आपके पास नॉलेज होने से आप हर चीज को ना इजी वे में समझ सकते हो। जैसे मुझे याद है बचपन में जब अगर किसी को मैथमेटिक्स टफ लगता था, टफ तब तक लगता है मैथ्स जब तक वो सॉल्व नहीं होता। इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, मुझे तो प्रॉब्लम होता था सर, मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था बचपन में, ठीक है। तो ऐसे मुझे प्रॉब्लम होता था, मैं इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाता था, बहुत मार पड़ता था मेरे को टीचर से। और फिर बाद में जब इक्वेशन अगर फॉर्म कर भी देता था तो सॉल्व करने के वक्त एक्स का वैल्यू निकालने में दिक्कत हो जाता था। लेकिन जिस दिन मैं खुद से कर देता था ना सर, मेरे को बहुत मजा आता था। आई होप ऐसे एक्सपीरियंस आप लोगों का भी थोड़ा बहुत हुआ होगा। हो सकता है आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था सर, ठीक है। बट हाँ, एक चीज मेरे अंदर था, मैं काफी क्यूरियस था। अगर कुछ चीज होता नहीं है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे मेरा दिल दिमाग पड़ा रहता था कि भाई ऐसा क्यों है, किस लिए है। यस, मैं कभी भी स्टूडियस नहीं था लेकिन क्यूरियस बहुत था। तो एग्जैक्टली क्यूरियसिटी बढ़ाओ अपना, ठीक है, और काम करो, अपनी पढ़ाई पे लगे रहो, देखना सर कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। A situation in a market in which farms or sellers independently stride for the buyers. Point to be noted. कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक ऐसे सिचुएशन है मार्केट में इन विच फार्म्स एंड सेलर्स, ठीक है, मतलब फार्म्स मतलब बिजनेसमैन या बिजनेस कंपनीज, और सेलर या फिर विक्रेता जो बेचते हैं सर, इंडिपेंडेंटली स्ट्राइड फॉर बायर्स। भाई स्वाधीनता से, मतलब इंडिपेंडेंटली करो भाई जो भी करना है, ठीक है, किसी को दबा के नहीं। जैसे ब्रिटिश हमें दबा के रखता था, मुगल हमें दबा के रखता था, वैसा नहीं, आपको खुले मन में करना चाहिए, ठीक है, किसी के दबाव में आके नहीं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली मतलब किसी के साथ, किसी को दबा के, मार के, धमका के नहीं, इंडिपेंडेंटली स्ट्राइड फॉर द बायर्स। दम है तो बायर्स ले लाओ अपने अंदर, ठीक है, बेचो लोगों को, दम अपने दम से करो, सब कोई करेगा, इंडिपेंडेंटली करेगा, ठीक है। तो स्ट्राइड फॉर द बायर्स, पैट्रोनेज इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। खुद का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव में सबको पूरा होना है, खुद का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, सबको पूरा करना है, उसके लिए इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ऐसे एक बड़ा फेमस लाइन याद आ गया,
वो नजरुल इस्लाम का है कि नहीं, किसका पता नहीं। जैसे लाइन कुछ ऐसा था, स्वाधीनता हीनताय के बाँचिते चाय रे के बाँचिते चाय। वेरी फेमस बंगाली, आप लोगों को पता होगा सर। स्वाधीनता हीनताय के बाँचिते चाय रे के बाँचिते चाय, दासत्व श्रृंखल बोलो के पुरी पे पाए रे के पुरी पे पाए। आई होप सुने होंगे आप लोग। हाँ, दैट्स लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब फुल फ्रीडम के साथ बिजनेस करने का आज़ादी। क्या रे, सुना है ये वाला पोएट्री जो मैंने अभी आपके साथ किया, बोला सर, या नहीं सुना? किसी ने तो सुना होगा। तथा, नंदिनी, रोशनी, सुने चीज की सुनी नहीं दे बाबा, बोल। है दादा। हैं, ओके, चलो सर। दैट्स लाइक दैट सर। ये कंपटीशन कमीशन ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। मतलब आप जितने अंदर जाओगे ना, आप खो जाओगे इकोनॉमी के अंदर, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में खो जाओगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो नीड फॉर कंपटीशन। तो अब सवाल है कि क्या सर कंपटीशन होना जरूरी है? सर बहुत जरूरी है। अगर कंपटीशन को कोई दबाता है ना, वो बहुत खराब बात है। लेकिन सर कंपटीशन को दबाने का कोशिश किया गया है हमारे देश में। इकोनॉमी में कंपटीशन को दबाने का बहुत कोशिश किया गया है, जो बेसिकली डेमोक्रेसी के नाम पे हम लोगों को लूटा गया है सर। बस नाम का डेमोक्रेसी, काम का नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर 75 साल हो गया देश आजाद होके, लेकिन अभी भी लोगों के मन में अपने पैरों में खड़ा होने का सपना देखने का साहस नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ हो गया ना सर। सिर्फ नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, जैसे ब्रिटिश पीरियड में लोग करता था ना। ब्रिटिश का नौकरी पाने से सब क्या बन जाता था? ब्रिटिश का दास बन जाता था। और ब्रिटिश का दास बन के हमें ही मारता था। जालियनवाला बाग में जितना लोगों को मारा गया, कॉन्सेप्ट ब्रिटिश का था, प्लान ब्रिटिश का था, लेकिन मारा किसने? भारतीय ने ही भारतीय को मारा। इसको बोलते हैं मतलब डोमिनेशन, मतलब डोमिनेशन सहना, ठीक है। तो अभी भारत थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, अपने आप को मारता नहीं है, लेकिन इट्स लाइक दैट कि अपने पैरों में खड़ा होने का सोचता भी नहीं है। तो 75 साल हो गया, अभी भी अगर अपने पैरों में खड़ा होने का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होने का जो सपना है लोगों के अंदर, अगर आज भी ये मिसिंग है, आज भी अगर भारत में 130-40 करोड़ आबादी के अंदर अगर उसमें 65% 70% यूथ है, अगर इनके बीच में अभी भी ये बीज नहीं दिख रहा है, अभी भी ये चीज नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी लोगों के अंदर वो ही डोमिनेशन लेने का या डोमिनेट होने का आदत अभी भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब नहीं करेगा, अरे भाई जॉब क्यों नहीं करेगा, नॉलेज के साथ क्यों नहीं जॉब करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन वो जो माइंड सेटअप हो गया ना, नहीं हमसे नहीं होगा, सरकार अगर कुछ नौकरी दे दे तो, ऐसा वाला जो सोच एक बन गया ना, ठीक है। तो वही सोच से प्रॉब्लम है, देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सोच का गलती क्या लोगों ने किया? नहीं सर, गवर्नमेंट के पॉलिसी ने किया, ठीक है, जो कंपटीशन को मारा। और क्यों मारा? ताकि वेरी फ्यू लोगों के पास पावर रह सके। फील करो सर, जस्ट फील इट, फील करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जब वेरी फ्यू लोगों के पास पूरा ताकत रह जाए तो मोनोपोली होता है। मोनोपोली होने से बस कुछ फैमिलीज और कुछ बिजनेस फैमिलीज और कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज मिलके कंट्री को रन करें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें डेमोक्रेसी पूरा गायब हो जाएगा, ना तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ना ही आपका बिजनेस डेमोक्रेसी। कंपटीशन गायब। और कंपटीशन गायब से क्या होता है? अल्टीमेटली इसमें सबसे बड़ा लॉस किसका? कंज्यूमर का, कस्टमर का। अगर आप भारत का इकोनॉमी को ख्याल करोगे ना, 90s के जमाने में, 80s के जमाने में भारत का इकोनॉमी काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था। करंट सिचुएशन में एक चीज मुझे तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है करेंटली, चाहे आप करंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहो ना चाहो। यूएस में इन्फ्लेशन रेट 7% प्लस है, बट इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5.5% के अंदर है, वो भी कोविड एरिया में, कोविड एरा में। ये चीज तो मानना पड़ेगा। ये मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि देश के अंदर बिजनेस बन रहा है, एनवायरनमेंट चालू हुआ है, कंपटीशन बढ़ गया है। और कंपटीशन बढ़ने से ऑटोमेटिकली मोनोपोली खत्म होने को जाएगा। और मोनोपोली खत्म होने से प्रोडक्ट प्राइस हमेशा इन्फ्लेशन नहीं, कंट्रोल में रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन डेटा दिखाया था, आई थिंक किसी दूसरे क्लास में दिखाया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो करंट सोच बना है ना यूथ के अंदर, ये सोच को दाद देना पड़ेगा सर, ये सोच को दाद देना पड़ेगा। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है जो जो दिख रहा है, और इसमें कंपटीशन कमीशन का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो चलो देखते हैं कि कंपटीशन का कितना जरूरत है, ठीक है।
अ प्री रिक्विजिट्स फॉर ए गुड कंपटीशन इज ट्रेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बाइंग सेलिंग होना चाहिए. In 19th century, Philip Harwood, the journalist, theologian, defined trade as a mutual relief of wants by exchange of superfluities. मतलब बेसिकली एक म्यूचुअल रिलीफ है वांट्स का, उसमें कुछ सुपर फ्लूइटीज एक्सचेंज होगा, मतलब अपने गुड्स को चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. He further added that free trade is exactly the opposite of trade. फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड इज अ अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी. किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, अपने मर्जी से मार्केट को ओपन कर दो. इसका डर भी है फ्री ट्रेड का डर भी है. डर क्या है ना, मार्केट या इकोनॉमी या इवन देश भी आपके हाथ से जा सकता है. ठीक है. फ्री ट्रेड इज अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी ऑफ एवरी मैन टू बाई सेल एंड बार्टर व्हेन वेयर एंड हाउ ऑफ whom एंड टू whom he pleases. जिसको मर्जी बेचो, जिससे मर्जी बाई करो, जिसको मर्जी सेल करो, अपने मर्जी से दाम लगाओ, जो मर्जी करो. इसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी या फ्री ट्रेड इकोनॉमी. सर बट mind it, the purchase of goods in the cheapest market is no guarantee that they will be sold where they are most needed. सस्ता मार्केट से कोई चीज को अगर खरीदा जा रहा है तो उसको कोई सस्ता मार्केट में ही सेल करे, ऐसा जरूरी नहीं. या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं कि purchase of goods in the cheapest market is no guarantee that they will be sold where they are most needed. जहां सबसे ज्यादा जरूरी है वहां सेल किया जा रहा है. And this is becomes the inherent drawback of the free market. सस्ता चीज अगर सस्ता मार्केट में या जरूरत मार्केट में सेल किया जाए तो बड़ा मजा आता है. लेकिन फ्री इकोनॉमी में क्या हो जाता है, फ्री ट्रेड इकोनॉमी में क्योंकि लिबर्टी मिल जाता है ना बहुत ज्यादा, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना लगा के, वो क्या करते हैं, सस्ते में चीज को उठाते हैं और मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और मोनोपोली क्रिएट करके मार्केट को महंगा कर देते हैं. ठीक है. और बहुत ही हाई वॉल्यूम प्रॉफिट कमाते हैं. इसके अगेंस्ट में सोशलिज्म बहुत बार बात भी करता है. ठीक है. तो बेसिकली ये सोशलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है ना, कंट्रोल में रखो. ठीक है. मतलब किसी के पास पैसा है तो वो मार्केट को अपनी तरफ मतलब मोनोपोली ना क्रिएट कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके. ठीक है. तो ये फ्री ट्रेड इकोनॉमी का एक ड्रॉबैक भी है. और इसको ठीक करने के लिए ये जो सो कॉल्ड कैपिटलिज्म मतलब सर मतलब सो कॉल्ड कैपिटलिज्म क्या होता है ना, जिसके पास पैसा है वो अपने मर्जी से अनरेस्ट्रिक्टेड वे से मार्केट को मैनिपुलेट कर लेता है. लेकिन सर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इनोवेशन को रोक दोगे. जैसे सोशलिज्म में क्या होता है ना, पूरा का पूरा चीज गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाते हैं. जैसे चाइना वगैरह में क्या होता है, ऐसे चाइना बोलता है सोशलिज्म लेकिन करता है कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट. नहीं तो इतना सारा बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएगा. ठीक है. सो उनको भी कैपिटलिज्म फॉलो करना पड़ता है, लेकिन सर विथ रेस्ट्रिक्शंस, अनरेस्ट्रिक्टेड वे में नहीं. बोलना एक चीज होता है, करना एक चीज होता है, और उसको मैचअप करना एक चीज होता है. ऐसे इंडिया का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है सर. ठीक है. इंडिया का कॉन्सेप्ट इज नॉट बैड. यहाँ पर कैपिटलिज्म भी फॉलो होता है, सोशलिज्म भी फॉलो होता है. ना तो प्योर सोशलिज्म होते हैं और ना ही प्योर कैपिटलिज्म होते हैं. और मतलब कैपिटलिज्म को भी फॉलो करने का एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करे. ठीक है. और वही रेस्ट्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ सोशलिज्म. जिस तरह से कंपटीशन कमीशन को बना के गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट लगा रहा है. ये आगे आगे देखो आपको और समझ में आएगा. लेट्स टेक ए सिनेरियो टू अंडरस्टैंड इन ए लो और मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री. मतलब अगर कोई कंट्री जहां पर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है, ऐसे आप भारत देश को ले सकते हो. सर हमारा देश बहुत रिच नहीं है, हमारा देश रिच कंट्रीज में से नहीं आता है. हमारा 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और 138-40 करोड़ के पॉपुलेशन का जो जीडीपी होता है, ऐसे तो हम लोग वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट इकोनॉमी है जीडीपी वाइज, बट जब पर कैपिटा इनकम देखते हैं ना तो इंडिया एक मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में ही होता है सर. ठीक है. तो हमारे जैसे देश का जैसा एग्जाम्पल इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. लो और मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री, यहाँ पर हमारे देश में हार्डली 20-30 लाख रिच क्लास है, बाकी लोग सर मिडिल क्लास ही है. ठीक है. और लोअर मिडिल और गरीब लोग भी है सर. Those who are in most need of relevant product, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होता है जरूरत प्रोडक्ट का, relevant प्रोडक्ट का, be goods हो या सर्विस, may not be able to buy the same because they don't have the necessary income to buy. मतलब क्या करते हैं ना, सस्ता चीज है मार्केट में सस्ता चीज है, सस्ता मार्केट से वो चीज खरीदा जा सकता है. किसके लिए? मिडिल इनकम ग्रुप के लिए. बट मिडिल इनकम ग्रुप उसको परचेस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कुछ लोग उसमें मोनोपोली कर लेते हैं और चीजों को महंगा करके मार्केट में बेचते हैं. Whereas those who can pay the highest price, जो ज्यादा दाम पे करेगा वही प्रोडक्ट को खरीदेगा, बिकॉज दे हैव इनकम एंड वेल्थ, बिकॉज उसके पास पैसा है और वेल्थ है. जैसे कि करंट लेवल में एजुकेशन का हालत ऐसा हो गया है.
करंट लेवल में अगर आप एजुकेशन की तरफ नजर डालोगे, ऐसा हो गया जैसे एजुकेशन कितना एक्सपेंसिव चीज है। हाँ सर, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट लेवल में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम नहीं किया। गवर्नमेंट लेवल में स्कूल कॉलेजेस, हाँ, जो सोशलिज्म के थ्रू से कंट्रोल हो रहा था, मतलब सोशलिज्म का मतलब क्या है, जो समाजवाद, समाज का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। लेकिन क्या वो लोग किया? वो लोग भी गवर्नमेंट का चमचा हो गया और मैनिपुलेट कर दिया, मतलब वो भी मोनोपोली कर दिया, भाई मेरे पर है, मैं करूंगा नहीं करूंगा तुमको क्या। क्वालिटी डिटोरिएट कर दिया। और उसमें क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन डे बाई डे खराब होने लगा, तो गवर्नमेंट को देखा कि भाई तो फिर तो टैलेंट खत्म हो रहा है। तो टैलेंट खत्म हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली नीड क्रिएट हो गया, फिर प्राइवेटली करो। क्योंकि प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट में कुछ नहीं तो कम से कम एजुकेशन में डेवलपमेंट तो आएगा। कुछ नहीं तो कम से कम जो प्राइवेटली करता है ना वो इन्वेस्ट करता है, तो लोगों को प्रॉपर चीज भी सिखाएगा, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन भी देगा, और जो जरूरत की चीजें वो प्रोवाइड करेगा। हाँ, भले ही उसके लिए दाम लग जाए। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजेस में एजुकेशन बंद, मतलब खराब हालत हो गया। आप चारों तरफ जाके देख सकते हो, मैंने अपने आंखों से बहुत सारा देखा। मतलब अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में अच्छा पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना, अच्छा पढ़ाई लिखाई का मतलब है समय के साथ चलने वाला पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और ऑब्वियसली जिसमें आपका मोरल भी सिखाया जाए, मतलब इंसानियत भी सिखाया जाए। अगर आप देखते हो कि वहां पर जाओगे ना, आपको हार्डली 100 में से एक दिख जाए तो बहुत बड़ी बात। अदरवाइज सर एजुकेशन क्वालिटी डिटोरिएट कर गया। प्राइवेट स्कूल कॉलेज इसलिए दिन बे दिन सामने आ गया, और जो गरीब लोग भी वो भी अपना जमीन बेच के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आ गया। क्या हो रहा है, एजुकेशन महंगा हो रहा है। एजुकेशन महंगा हो रहा है क्योंकि जिसके पास पैसा है सिर्फ वही उसका दाम दे पा रहा है, और ऑटोमेटिकली चीज महंगा हो रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर द कंट्री। ये होना नहीं चाहिए। एजुकेशन में डेमोक्रेसी आना चाहिए सर। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, ये जो पोस्ट कोविड एरा है ना, कोविड के बाद जो दुनिया आने वाला है, सर एजुकेशन डेमोक्रेटिक हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। ये मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा। एजुकेशन सस्ता हो जाएगा, सबके बराबर का हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। भारत के कोने कोने में लोगों को एजुकेशन मिलेगा बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम के कारण। और ये जरूरी है। और एक चीज चाहिए, जो करेंट गवर्नमेंट इस बार बजट में बोला है सर, कि भारत के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर होना चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी इन्वेस्ट किया और काम भी चालू कर दिया। अगर भारत के हर गांव में कोने कोने तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेके पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के खाड़ी के अंदर तक अगर ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाए, तो फिर भारत के कोने कोने में बैठे बैठे हर कोई क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। और क्वालिटी एजुकेशन से ही क्वालिटी इनोवेशन होगा, और क्वालिटी इनोवेशन से ऑटोमेटिकली यूथ अपग्रेड करेगा। और इंडियन यूथ अपग्रेड हो जाए ना सर, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड हमारा। क्यों? देखो ना, दुनिया भर में जितने भी बड़े कंपनीज है, सबके बड़े कंपनीज के हेड में भारतीय हैं। क्यों? हमारे अंदर कुछ बात है सर, कुछ खासियत है हमारा दुनिया में। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बात क्या है, तो वही चीज है कि चीजों को रिजनेबल रखना है, किसी को चीजों को महंगा नहीं करने देना है। यही तो कंपटीशन का खेल है। अगर कुछ लोगों के हाथ में पूरा पावर आ जाए तो वो मोनोपोली करेगा, और मोनोपोली करेगा तो मार्केट खत्म हो जाएगा। The highest price will most be able to purchase the goods regardless their relative needs. जरूरी भी नहीं है, फिर भी महंगा कर देता है। However, in this scenario, the real culprit is income distribution system. ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में। हाँ सर, इंडिया जैसा कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम है। लोगों को सही काम के लिए सही चीज नहीं मिलता। ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ठीक होगा? सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा मेरे हिसाब से अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा, सबको अपना हक समझ में आएगा। कोई अपने आप को बेचारा नहीं समझेगा। कोई अपने आप को ये नहीं सोचेगा भाई मारो मुझे, मारो मतलब डोमिनेट करो मुझे, डोमिनेट करो। भले ही आप रिक्शा वाला हो, भले ही आप ऑटो वाले हो, भले ही आप लेबर हो, बट सर उठा के जीने का हक सबको है। फ्रीडम सबके अंदर होना चाहिए। कोई अगर मर्सिडीज में चढ़ता है तो वो डोमिनेट करेगा किसी को, ये फीलिंग्स ऐसे चला जा रहा है। ये फीलिंग्स डे बाई डे डिटोरिएट हो रहा है, और हो जाएगा, हो भी जाएगा, जरूरी भी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जरूरी नहीं कि हर कोई रिच बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं, बिकॉज हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, बट एटलीस्ट एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इक्विटेबल लिविंग स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत गरीब, कुछ लोग बस्ती में रहते हैं, कुछ लोग रिच हाई राइज में रहते हैं। ये सिस्टम नष्ट होना चाहिए, इसके लिए लोगों का सोच बदलना जरूरी है। हमारे देश में ये भी प्रॉब्लम है सर, जो झुपड़पट्टी में रहते हैं ना, उसका सोच भी ना झुपड़पट्टी टाइप का हो गया है।
अगर उनको झोपड़पट्टी से हटा के फ्लैट भी दे दो ना, वो क्या बोलता है, हम फ्लैट को भाड़े पे दे देंगे, हम झोपड़पट्टी में जाके फिर से रह जाएंगे। इस टाइप का सोच भी बन गया है। तो थोड़ा बहुत सोच में भी बदलाव होना चाहिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से काफी बदलाव हुआ है, काफी लोगों के हाथ में आज पैसा है। बस ये कुछ लोग कुछ 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 चीजें देखता हूँ कभी कभी, ये जो भीख देने का राजनीति होता है ना, हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे। सर फ्री में मत दो, मेहनत करके लोगों को दो, लोगों से मेहनत निकालो कि भाई काम करो पैसा देंगे, कुछ प्रोडक्टिविटी करो ना, बहुत काम है, काम के बदले पैसा दो, बैठे 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 पैसा मत दो। ठीक है, किससे कुछ काम करवाओ, जैसे चाइना करता है, लोगों से काम कराते हैं, मोबाइल बनाते हैं, लोगों से टेक्नोलॉजिकल चीजें बनाते हैं। चाइना मार्केट में कितना सारा चीज बनता है, कप प्लेट बनवाता है। लोगों को काम सिखाओ, उससे काम बनवाओ, वही प्रोडक्ट फॉरेन में एक्सपोर्ट करो, देश का करेंसी रिजर्व बढ़ाओ और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ। ऐसा होना चाहिए। ये फ्री में बैठे बैठे ये पैसा, फ्री में बैठे बैठे वो पैसा, ये राजनीति एकदम गंदा राजनीति है। क्या सर सही बोला कि नहीं? इकोनॉमी को अगर सही करना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगर सही करना है, इससे बढ़िया चीज हो सकता है क्या? लोगों को बैठे बैठे क्यों पैसा देना है? बिजनेस डेवलप करना है, लोगों को काम दो। हैंड वर्क क्या बोलते हैं उसको, हैंडीक्राफ्ट वर्क, बहुत सारा काम होता है। गांव साइड में अगर आप देखोगे, जैसे राजस्थान गुजरात साइड में अगर आप कभी भी गांव साइड में विजिट करते हो ना, वहां पर गांव गांव में ना, इवन अपने बिहार में भी अपना एक स्टूडेंट है सर, सीए का, जो सीए फाउंडेशन लेवल में, विश्वजीत बोल के, ठीक है, उसका जो चाची है ना, किसान चाची, उनको पद्मश्री मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, क्योंकि वो बिहार में मुजफ्फरपुर गांव में, मैं पहले भी शायद किसी क्लास में डिस्कस किया, किसान चाची, उन्होंने क्या किया, गांव का सारा फार्मर्स को बूस्ट किया, उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, उनका प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, और घर घर में लोग पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, मतलब बेसिकली वर्क कल्चर है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव कल्चर अपने अपने हिसाब से, और उनका वो प्रोडक्ट शहर में बिकता है सर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में बिकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट भारत के हर गांव में होना चाहिए, हर एक जिला में होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ऑटोमेटिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि बस बड़े कंपनी आके मार्केट में सेल करेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे एक जमाना था, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो जर्मन बेस्ड एक कंपनी है, या नेस्ले, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है, उसी के हाथ में पूरा भारत का एफएमसीजी प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? ये चीज तो दिखा दिया पतंजलि ने। रामदेव बाबा, चाहे भले ही आप उसको पर्सनली पसंद करो ना करो, मुझे भी पर्सनली पसंद हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, एक चीज तो मानेंगे सर, पतंजलि का रामदेव बाबा ने जिस तरह से फॉरेन कंपनीज को टक्कर दिया, सच में आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज जरूरी था कि हम भारतीय भी कर सकते हैं, भारतीय के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमें किसी फॉरेन कंपनीज का जरूरत नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, और इसमें ऑटोमेटिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव आ जाएगा। इसमें बार बार हर बार फॉरेन की तरफ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। रामदेव बाबा का ये काम ना मुझे बहुत इंस्पायर करता है। आई डोंट नो आप लोग कभी सोचते हो कि नहीं सोचते, भले ही रामदेव बाबा जैसे करते हैं ना, मुझे पसंद नहीं आता जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, ठीक है, पर्सनली, लेकिन हाँ उनका योगा मैं देखता हूँ कभी कभी, वो जो बताते हैं योगा में, भले ही उनका पर्सनैलिटी मुझे पसंद ना हो, बट उनका जो काम उन्होंने किया वो मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। क्या सर मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ आप? ऐसा लीडरशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ लोग जलते हैं कि एक साधु होके कैसे बिजनेसमैन बन गया। भाई आप लोग तो बिजनेसमैन होके भी बिजनेसमैन नहीं बन पाते, कम से कम वो साधु होके बिजनेसमैन तो बन के दिखाया। क्या बोलते हो सर, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ है सर। दादा। तो बस वही बात है ना सर, कंपटीशन का नीड क्या है। आई होप समझ रहे हैं सर, मैं जो अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने यूज कर रहा हूँ, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कंपटीशन। और एक बात देखो सर, अनदर शॉर्टकमिंग्स ऑफ अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट, अगर फ्री मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फ्री मार्केट अनरेगुलेटेड हो जाए, इज अ सिचुएशन वेयर द ओनर विदहोल्ड्स गुड्स फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट हायर प्राइस। वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को मार्केट से लेगा और उसको होल्ड करेगा, ठीक है, होल्ड करके मार्केट में प्राइस को बढ़ाएगा, बढ़ा के मार्केट में सेल करेगा। तो बेसिकली इसी से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं मैन मेड इन्फ्लेशन। मैन मेड इन्फ्लेशन सर, जबरदस्ती मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट करना, बिकॉज अपने पास पैसा है, अपने पास मार्केट है, तो इन्फ्लेशन कराओ।
जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मोबाइल जो हमारे देश में अभी बिक रहा है ना, महंगा बिकता है। हमारे देश में जो स्मार्टफोन्स बिकता है महंगा बिकता है, क्यों? बिकॉज हमें चाइनीज ब्रांड पे भरोसा करके रहना पड़ता है। मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज में, मोबाइल हो जाए, लैपटॉप हो जाए, पहले से कम हुआ है दाम, बट फिर भी और कम होना चाहिए। जो 10,000 का फोन है मेरे हिसाब से वो 5,000 में मिलना चाहिए। जो 20,000 का फोन है वो 10,000 का होना चाहिए। जो 30,000 का फोन है वो 15,000 में मिलना चाहिए। 50% से कम हो जाना चाहिए। क्यों? बस मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। आज अगर मार्केट में इंडियन कंपनी भी सिमिलर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाना चालू कर देना, मैं आपको बोलता हूँ धड़ाधड़ मोबाइल का प्राइस कम हो जाएगा, धड़ाधड़ कम हो जाएगा। वो एप्पल वगैरह का थोड़ा अलग कहानी है, ठीक है, वो स्पेशल है, स्पेशल रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में एप्पल जैसे भी कोई क्वालिटी वाला कंपनी आ जाए ना सर, एप्पल भी अपना दाम कम कर देगा। एप्पल भी अपना 1 लाख का फोन को 50,000 में बेचेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे को लगता है हो जाएगा। बिकॉज इंडिया सच में कर रहा है, सच में कर रहा है, इंडिया बन रहा है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली गांव गांव तक, कोर कोर एरिया तक अभी भी इसका फैलाव नहीं हुआ है, बट कुछ कुछ स्टेट्स में ना ये इनोवेशन होना चालू हो गया है। मैं देख पा रहा हूँ, मैं कई कई जगह में मैंने देखना चालू कर दिया। तो द ड्रॉबैक्स यही है फ्री मार्केट का, अनरेगुलेटेड है, कैन इजीली बी ओवरकम बाय पोस्चरिंग कंपटीशन बाय विच द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स कैन बी प्रोटेक्टेड। तो सबसे बड़ा क्या है? कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये कंपटीशन लॉ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। हेंस कंपटीशन बिकम एसेंशियल टू एफिशिएंट ट्रेड। अगर ट्रेड को एफिशिएंट बनाना है, अगर सबको बिजनेस के अंदर लाना है, सभी कंज्यूमर को अगर हेल्प करना है, सभी के लिए प्रोडक्ट है अगर है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको कंपटीशन लाना पड़ेगा। रोल ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो मैं आपको तब से बोले जा रहा हूं, तब से मैं यही बोले जा रहा हूं कि कंपटीशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है। द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंपटीशन एंड इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोवाइडेड प्रूव्ड बाय ए नंबर ऑफ एम्पिरिकल स्टडीज। सर कुछ फेमस कॉलेजेस में कुछ केस स्टडीज हुआ है, इट वाज फाउंड दैट प्राइसेस वेर मोर देन हाफ्ड आप समझ रहे हो ना, थ्रू कंपटीशन दाम आधा हो जाएगा। Prices were more than half through competition in international telecommunication and airfares. एयरफेयर्स का भी सोचो, एक जमाने में सर मिडिल क्लास एरोप्लेन में चढ़ नहीं पाता था। क्या बोलते हो सर, सही या गलत? मिडिल क्लास एरोप्लेन में चढ़ पाता था क्या? आप ही बताओ। लेकिन आज एरोप्लेन में मिडिल क्लास चढ़ता है, इजीली चढ़ता है, कहीं पर भी जाने का बात करता है, इजीली फ्लाइट का टिकट बुक करता है। लेकिन पहले यह संभव नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल क्लास रिच हो गया, नहीं, मिडिल क्लास आज भी मिडिल क्लास ही है, मिडिल क्लास रिच नहीं हो गया। फ्लाइट में चढ़ चढ़ जाने से कोई रिच नहीं बन जाता। बट खेल क्या है कि पहले वही टिकट वही टिकट सिर्फ रिच क्लास के लिए हुआ करता था, बिकॉज बस 2-4 प्लेयर्स हुआ करता था मार्केट में। आज कंपेरेटिवली काफी ज्यादा प्लेयर्स आ गया है एयरफेयर्स में, मतलब एयरलाइंस बिजनेस में, टेलीकम्युनिकेशंस में। जब सिर्फ बीएसएनएल हुआ करता था या फिर ओनली एयरटेल जैसे कंपनीज हुआ करता था। आज फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम है टेलीकम्युनिकेशंस में, 2-3 कंपनीज ही है, लेकिन फिर भी टेलीकम्युनिकेशन में कंपटीशन बहुत है। और कंपटीशन तीनों में ही कंपटीशन बहुत है। 3 ब्रांड मिलकर ही एक दूसरे को कंपटीशन दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में फेयर जो है वो रेगुलेट हो रहा है, और काफी अच्छे से रेगुलेट हो रहा है। तो ये कंपटीशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिला ने, ये एंग्लिया ने इसको देखा था। द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन इंक्रीजिंगली इनोवेटिव Importance of competition is an increasingly innovative and globalized economy is highlighted in the UK white paper on world-class competition regime. A world-renowned competition strategist, Michael Porter, the very famous management guru भी माना जाता है इनको, in his book Can Japan Compete, एक किताब लिखा था इन्होंने, और उनके साथ जो co-authors थे उनका नाम था हिरोटाका ताकेउची। हिरोटाका ताकेउची जापानीज नेम है, ठीक है, जो 2000 में उन्होंने रिलीज किया था। ये जो बुक है ये रिलीज हुआ था 2000 में। कैन जापान कम्पीट, बिकॉज जापान का ना 2000 के बाद से थोड़ा इकोनॉमी डाउन टर्न हो गया है, बिकॉज जापानीज प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, और जापान में ना डोमेस्टिक कंपनीज है ना, उतना डोमेस्टिक कंपटीशन उतना है नहीं। ऐसे जापान के पास इनोवेशन बहुत है, ठीक है, लेकिन जापान में डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं है, और जिस कंट्री में डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं है वो कंट्री का इकोनॉमी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हिरोटाका ताकेउची, the Mariko Sakakiwara, based upon research conducted during the entire decade of 1990s, explained after the recent economic downturn in Japan
Only those sectors remain internationally competitive, which are characterized by strong domestic competition. जो बिजनेस डोमेस्टिक लेवल में कंपटीशन दे पाता है, वही कंट्री, वही कंपनी इंटरनेशनली भी कॉम्पिटिटिव रह पाता है। बहुत जरूरी है सर। टाटा का भी बिजनेस का वही कॉन्सेप्ट है। टाटा जितना दिन डोमेस्टिक मतलब इंडिया में अच्छा करता था, टाटा मोटर्स, टाटा वर्ल्ड लेवल में भी अच्छा किया। जब डोमेस्टिक लेवल में टाटा मोटर्स का बिजनेस जब खराब हुआ, इंटरनेशनल लेवल में भी टाटा मोटर्स का बिजनेस खराब हुआ है सर। हेंस competition policy and law to implement the same is essential to ensure the efficient working of the market, which is capable to foster a competitive trade environment and lead to economic development. इसके लिए आया कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ। ठीक है, अब ये सब चीज देखने के लिए क्या लाया गया सर? कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ लाया गया वर्ल्ड लेवल में। ठीक है, किस तरह से? द ऑकेशनल पेपर नंबर 26, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपटीशन पॉलिसी एंड द रेलेवेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट वर्ल्ड बैंक 1996, इन्होंने डिफाइन किया competition policy as government measures that directly affect the behavior of enterprises and the structure of the industry. The central economic goal and the competition policy is the preservation and promotion of effective competition. इनका काम ही है प्रिजर्व करना एंड प्रमोशन करना, क्या? इफेक्टिव कंपटीशन को। ठीक है, इफेक्टिव कंपटीशन जिसके थ्रू से क्या होता है? जिसके थ्रू से बिजनेस एंड प्रोडक्ट ऑफ दाम, प्रोडक्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी एक दायरे में रहता है। राघवन कमिटी 1999 ऑब्जर्व्ड in the conditions of effective competition, competitors will be having equal opportunities to compete for their own economic interest. सब equal level में compete करेगा, कोई आगे कोई पीछे नहीं, and therefore the quality of their outputs and resource deployment will be given top priority in order to sustain and succeed in the market by meeting consumers demand at the lowest possible cost. Consumer का demand lowest possible cost में fulfill किया जाएगा। That is the objective of competition. I hope you understand sir. धीरे धीरे समझ में आ रहा है आप लोगों को। Hence, the competition policy is an instrument which can ensure efficient allocation of resources, technological progress and consumer welfare. समझ रहे हो सर? अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी के लिए रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबके लिए रिसोर्सेज होगा। गरीब, बड़ा आदमी, रिच, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबको रिसोर्सेज दो। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में, टेक्निकल प्रोग्रेस में सबको भागीदार बनाओ। ठीक है, ऐसे बीजेपी का एक बहुत फेमस नारा है, सबका साथ सबका विकास। इट्स आई रियली लाइक दिस। ठीक है, सबका साथ सबका विकास क्यों? मतलब वही पॉइंट है। चाहे आपको मैं आप मुझे लोगों को सर बीजेपी का नारा क्यों लगा रहे हैं सर, नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी का नारा, इट्स रियली वेरी अट्रैक्टिव वर्ड। सबका साथ सबका विकास, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ऑल, टेक्निकल प्रोग्रेस फॉर ऑल, कंज्यूमर वेलफेयर वो भी सबके लिए। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, मे भी आपको साउंड हो सकता है सर बीजेपी फेवरिज्म चल रहा है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि चाहे किसी का नारा कुछ भी हो, वैसे कांग्रेस का भी नारा बहुत अच्छा है, कांग्रेस के साथ कांग्रेस का हाथ सबके साथ, कांग्रेस का भी नारा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सीपीएम का भी नारा सब बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेहनती लोगों के लिए। ठीक है, तो मेहनती लोगों के लिए वो लोग काम करते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सभी पॉलिटिकल ग्रुप, और अपना दीदी का भी खराब नहीं है, माँ माटी मानुस। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सभी कोई समाजवाद का ही बात करता है, समाज में सभी के लिए डेवलपमेंट हो। हाँ, चाहे आप ममता दीदी का नारा देख लो, बीजेपी का नारा देख लो, कांग्रेस का नारा देख लो, हाँ, सबका नारा गजब है सबका, बस काम सबका इफेक्टिव लेवल में हो जाए सर, तब मजा आ जाए। द 2001 Nobel Prize winner Joseph Stiglitz has rightly said, strong competition policy is not just a luxury to be enjoyed by rich countries, but a real necessity for those striving to create democratic market economy. जो मैं तब से बोलने का कोशिश कर रहा हूं आपके साथ कि डेमोक्रेटिक मार्केट इकोनॉमिक बनाना है सर। जस्ट वेरी फ्यू रिच कंट्रीज पूरा कंट्री को चलाएगा, पूरा वर्ल्ड को चलाएगा, ये चलेगा नहीं सर। वर्ल्ड लेवल में भी ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा है ना सर। वर्ल्ड लेवल में क्या प्रॉब्लम है? इंटरनेशनल लेवल में सर, इंटरनेशनल लेवल में ये जो रिच कंट्रीज है ना, अब देखो एक बार, इंटरनेशनली जो रिच कंट्रीज है, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। ये रहा यूएसए, ये रहा कनाडा, हाँ सर कनाडा ऐसे बोलते हैं, कनाडा। ये रहा आपका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें यूके, हाँ, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ओके, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, सब कोई जो काफी रिच है। ठीक है, इधर रह गया आपका ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही रिच है। इधर रह गया आपका न्यूजीलैंड, यहाँ हो गया आपका जापान, ओके, ताइवान। अच्छा, इधर हो गया आपका ब्राजील है शायद। ठीक है,
और इधर आपका कुछ उरुग्वे पैराग्वे साइड का कुछ है सर कंट्रीज, ठीक है। दे आर रिच और थोड़ा सा मिडिल मिडिल रिच, ठीक है। जो डीप है ना वो काफी ज्यादा रिच है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इनके हाथ में काफी ज्यादा पावर है। अब देखो सर ये क्या चाहते हैं, ठीक है। रशिया भी है बट रशिया का पावर ना लास्ट फ्यू इयर्स में ना कम हो गया है। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से रशिया पिक्चर से थोड़ा आउट हो गया है, और उसको वापस लेने के लिए बहुत बड़ा कंट्री है सर, ठीक है। ये रशिया का साइज है, ठीक है। इतना बड़ा कंट्री है रशिया। लेकिन रशिया का प्रॉब्लम क्या है, इसका ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये पार्ट तो पूरा बर्फीला है, कुछ नहीं हो पाता। इतना ज्यादा बर्फ है, साइबेरिया है, आप लोग जानते हो। तो रशिया का जो भी एरिया है जिसपे कुछ हो सकता है वो जस्ट ऑल ये मॉस्को जो इधर है, मॉस्को को ओरिएंट करके जो एरिया है वही मॉस्को का प्रोडक्टिविटी चलाते हैं। बट रशिया का एक अलग प्रॉब्लम हो गया, समाजवाद का सहारा तो लिया है ये लोग, बट रशिया डे बाय डे डिटोरिएट हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन भी डे बाय डे 10 लाख करके कम होते जा रहे हैं रशिया, ठीक है। रशिया का एक बहुत ही खराब मुद्दा है, इनोवेशन खत्म हो रहा है रशिया में, ठीक है। तो पुतिन जो अपना करंट रशिया का जो प्रेसिडेंट है सर, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी बोलो आप, ठीक है, जो हेड है बेसिकली रशिया का जो चीफ है, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो जिनका दादाजी, पुतिन का दादाजी सर लेनिन का कुक थे, ठीक है। लेनिन का कुक थे पुतिन का दादाजी, ठीक है, मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है। तो एक तरह का बोल सकते हैं कि विरासत से ही मिला है उनको सारे के सारे। लेकिन ये काफी पावरफुल लोग हैं सर ये पुतिन, इंटेलिजेंस में थे, रशियन इंटेलिजेंस में काफी सालों तक काम किया है, मतलब जैसे रॉ वगैरह हमारे इंडिया में है ना वैसा। तो ठीक है, पॉइंट वो नहीं है, लेकिन रशिया खत्म होना एक खराब बात है। रशिया फिर से हटना चाहिए सर, क्योंकि ये ना अमेरिका का दादागिरी, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज का दादागिरी, ठीक है। आजकल चाइना भी दादागिरी मार रहा है, हाँ, आजकल चाइना भी दादागिरी चालू कर दिया। अब अगर कंट्री दादागिरी मारेगा ना, बहुत खराब बात है सर, दादागिरी नहीं चलना चाहिए। दादागिरी करेगा तो मुश्किल है, बस कुछ लोग मिलके सारे के सारे कंट्रीज को कंट्रोल करेगा। जैसे एशिया में चाइना सुपर पावर हो गया है, एशिया में चाइना सुपर पावर हो गया है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, सबके लिए एक बराबर का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये देखना भी इंटरनेशनल कंपटीशन पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सब समझ रहे हैं। आप इंडिया में कब आओगे सर? आ जाएंगे सर, बस आपको मैं डेवलपमेंट समझा रहा हूँ, इंडिया में भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ रिच कंट्रीज के हाथ में पावर रहेगा ये भी अच्छा बात नहीं है। तो कंपटीशन लॉ क्या बन गया सर? कंपटीशन लॉ इज अ सबसेट ऑफ कंपटीशन पॉलिसी। Competition law provides necessary powers to the competition commission to enforce and implementation of the competition policy. ये competition law के थ्रू से आया। अब बात करेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है। आ गए सर हमारे देश में competition law and competition commission in India, क्योंकि इंडिया में ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना competition act 2002। तो given the fact of the structure of the world economy and trade has taken rapid strides, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है and undergone vast changes, India has been taking adequate steps for integrating itself with the new change and challenges, thereby market functioning positioning becomes effective and competitive। देखो सर, एक बात से आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं आपको बोला ना कि जब हमारे देश में इंदिरा गांधी जी का सरकार था, भले ही आपके फैमिली में कोई हो सकता है कि जो इंदिरा गांधी के ज़माने को बहुत ही प्रेज करता है, मेरे फैमिलीज में भी कोई कोई है कि इंदिरा गांधी के ज़माने को बहुत प्रेज करता है, ठीक है, प्रेज करना भी चाहिए, कुछ अच्छा काम भी हुआ है। बट सर उस पीरियड में इंडिया को ना कुछ नया सोचना चाहिए था, बट इंडिया ने नहीं सोच पाया, ठीक है। तभी तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी का सरकार समय चला गया, आफ्टर दैट धीरे धीरे इंडिया में एक सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी चालू हुआ। सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी एक्सप्रेस इन आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रिपेयर्ड द ग्राउंड टू एनैक्ट एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी मतलब मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, व्हिच बिकेम द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया टू डील विद कंपटीशन। बट भारत में ये तो लाया गया था, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम का ही बात है, बट इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पाया था। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब धीरे धीरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ, इंडिया को भी अपना इकोनॉमी को क्या करना पड़ा। 91 में नरसिम्हा राव जी का सरकार था, मतलब पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, जो यूपीए गवर्नमेंट था, उनके अंडर पे, मतलब यूपीए गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट सर, ठीक है। 1991 में यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्ट्री पे
आप लोग जानते हो ये वाला कहानी, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा बिकॉज इंडियन इकोनॉमी खत्म हो रहा था। सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट लोगों के बांटना नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। लोग गलत सोचते हैं, प्राइवेट का मतलब अदानी अंबानी नहीं। प्राइवेटाइज का मतलब सिर्फ अदानी अंबानी या टाटा बिरला नहीं रे बाबा। प्राइवेटाइज का मतलब होता है, प्राइवेटाइज का मतलब होता है डेमोक्रेसी। इकोनॉमी में डेमोक्रेसी, मार्केट को ओपन करके सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिजनेस को। सरकार इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट अगर बिजनेस करेगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, और अगर गवर्नमेंट बिजनेस करेगा तो फिर इनोवेशन कौन करेगा। हाँ, लोगों को सैलरी देके इनोवेशन नहीं हो सकता। क्यों जानते हो? क्योंकि इनोवेशन में ना पेट में दर्द होना चाहिए, शरीर में खलबली मचना चाहिए। जब किसी को पता चल जाए ना मेरा तो सैलरी फिक्स है, मेरा सैलरी फिक्स्ड है, मुझे तो मंथली 1 लाख मिल जाएगा या 50,000 मिल जाएगा, क्या लगता है आपको जिसका सैलरी फिक्स कर दोगे क्या वो इनोवेशन कर सकता है? दिल पे हाथ रख के बोलो सर, बोलो ना जो फील करते हो। आपको किसी जगह पे सैलरी मिल रहा है और आपको बोला जा रहा है कि इनोवेशन करके दिखाओ, सच में कर पाओगे आप? क्योंकि इनोवेशन हमेशा नीड से आता है, जिसका नीड नहीं होगा वो इनोवेट क्या करेगा। है तो था, बोल ठीक की ना? सर ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है सर, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है। इसीलिए आप किसी को फिक्स सैलरी देके उससे इनोवेशन नहीं ला सकते, ना तो एजुकेशन में ना तो हेल्थ सेक्टर्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि लोगों को ना मिल, ऐसा लगता है भाई क्या होगा, चलो ना मिल तो रहा है, जिंदगी तो कट रहा है कटने तो जिंदगी को। ठीक है, तो इसलिए इनोवेशन खत्म होने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है ना। आज अगर इंडिया को भी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो जाता, क्या हमें टेक्नोलॉजी समझ नहीं आता? बहुत समझ आता है, तभी तो इंडिया के बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप टॉप टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का हेड बन के बैठे हुए हैं। अब देखो 2-4 लोग जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं वो फॉरेन में जाके बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है करने दो। लेकिन अगर यही नॉलेज भारत के कोने कोने में सभी लोगों के अंदर बैठ जाए तो फिर भारत में भी बड़े बड़े कंपनीज का इनोवेशन हो सकता है। भारत से भी ऐसे हो रहा है बट बहुत स्लो। ये चीज जो चाइना जिस टाइम पे किया ना उस टाइम पे हम भी कर सकते थे। तो आज हमें चाइनीज ब्रांड पे भरोसा करके बैठना ना पड़ता। अगर 1970-80 के टाइम पे हम भी चाइना जैसा इनोवेशन ला देते तो आज हमें ये बिलीव करने का जरूरत नहीं पड़ता कि कब चाइना फोन देगा और हम यहां पर घर में बैठ के स्मार्टफोन चलाएंगे। इतना डिपेंडेंसी नहीं होता। तो जो भी हो, दूर आए पर दुरुस्त आए, देरी से ही आया पर आया तो सही। 1991 में इकोनॉमी को ओपन किया गया बिकॉज और कोई चारा नहीं था। मनमोहन सिंह जी के पास और कोई उपाय नहीं था, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के पास और कोई उपाय नहीं था। क्यों? बिकॉज ना तो वो जॉब क्रिएट कर सकता है, ना ही इकोनॉमी में पैसा है, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा हालत हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले का जो गवर्नमेंट चला ना सर 1970s 80s के जमाने में किसी भी तरह का बिजनेस या इनोवेशन पे ध्यान ही नहीं दिया गया कि भारत भी कुछ बना सकता है, भारत भी कुछ कर सकता है, भारत का प्रोडक्ट भी फॉरेन में बिक सकता है, भारत का डोमेस्टिक इकोनॉमी डेवलप हो सकता है। इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर दिया होता तो भारत के पास भी पैसा बन जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए 91 में क्या करना पड़ा, भारत की इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा ताकि फॉरेन कंट्री हमारे देश में आके बिजनेस करे और हमें थोड़ा पैसा मिल जाए। सिंपल बात, सिंपल बात। तो जो भी हो करना पड़ा, लेकिन भारी भी पड़ा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन कंपनी आने के वो इन्वेस्ट करने का बोला तो उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखा कि ठीक है भाई पैसा तो देंगे बट प्रॉफिट भी अच्छा खासा लेंगे और हमारा प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बेचना पड़ेगा। तभी जाके पेप्सी, कोक, लेज, कुरकुरे, सर ये सब फॉरेन ब्रांड के थ्रू से इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट भर गया। और इसमें क्या होगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट था सिमिलर टाइप का उसका मार्केट खत्म हो गया क्योंकि ये फॉरेन ब्रांड हमारे देश में पॉपुलर हो गए और भारत के पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि आपको फॉरेन इन्वेस्टर को खुश करना ही पड़ता, उपाय नहीं था। क्योंकि वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब उनको भी कुछ मिले, उनका भी शर्त मानना पड़ेगा।
क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं। तो इंडिया ने अपना इकोनॉमी को ओपन किया, कंट्रोल को रिमूव किया, रिस्टोर टू लिबरलाइजेशन। अब लिबरल कर रहा है, अब लिबरल कर रहा है 91 में जाके, आजादी का ऑलमोस्ट 40 साल 45 साल बाद अब लिबरल हो रहा है कि नहीं, सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करो, अभी बस वेरी फ्यू फैमिलीज के हाथ में कंट्रोल छोड़ दो। अब जाके सोचा चलो, लेकिन क्या है ना, पैसा नहीं है, जितना है वो सबको बांटने लायक नहीं है। फिर सब्सटेंशियली डिफाइन द नेचर, redefine the nature, scope and degree of competition both within the and from outside the country. इन इसके बीच में क्या आ गया, गैट आ गया, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड, ये इंटरनेशनल लेवल में, जिसको बाद में सब्सटीट्यूट किया WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में ट्रेड को डेवलप करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया 1995 में उरुग्वे में। उरुग्वे मतलब दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। उरुग्वे, पैराग्वे, फुटबॉल खेलता है, आप लोग सुने होंगे। उरुग्वे, उरुग्वे में एक मीटिंग हुआ उरुग्वे राउंड के नाम से, उसमें एग्रीमेंट हुआ व्हिच वाज साइंड बाय 123 नेशंस। दुनिया के ऑलमोस्ट 210 कंट्रीज में से 123 नेशंस ने साइन किया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपना प्रोडक्ट उस दूसरे कंट्री को बेचने के लिए, दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट हमारे देश में आने के लिए, काइंड ऑफ दैट। After ministerial declaration at first WTO ministerial conference held in Singapore during 1996, an expert group was constituted by Union Ministry of Commerce, India में, October 1997 में, to study issue relating to the interaction between trade and competition policy. अब देखो सर, ट्रेड करने तो आ जाएगा, लेकिन अभी कंपटीशन भी तो देखना है। ऐसा तो नहीं ना कि आपके पास पैसा है तो पूरा मार्केट को आप खत्म कर दो, ऐसे तो हुआ है। फॉरेन ब्रांड आने के बाद इंडियन ब्रांड तो खत्म हो गया है ना सर, ये तो मानोगे सर। फॉरेन ब्रांड इंडिया में एंटर करने के बाद इंडियन ब्रांड खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? हम लोग सब इंडियन ब्रांड को भूल गए, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कोई चारा नहीं था, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी अपने हाथों से अपने डोमेस्टिक इनोवेशन को खत्म कर दिए थे। मतलब आप ये समझ रहे हो ना सर, देश के इंडिपेंडेंस के बाद देश गलत हाथों में गया, गलत कंट्रोल में गया। मुझे नहीं पता कि किसी और के हाथ में जाता तो क्या होता, बट जो भी हो, प्लान अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि अगर चाइना भी सेम पोजीशन से ऐसा कर सकता है, हम भी कर सकते थे, हम भी कर सकते थे, बट नहीं कर पाए। जो भी हो, अभी करेंगे, 2014 के बाद से होगा या 2022 के बाद से होगा। हाँ सर, कभी तो होगा, होने दो सर। तो टू स्टडी इशू रिलेटिंग टू इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेड एंड कंपटीशन पॉलिसी इंक्लूडिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, इसमें ये चीज भी देखना पड़ा कि ताकि किसी के पास पैसा हो तो वो मार्केट को अपने तरफ खींच ना ले, फॉरेन ब्रांड के पास पैसा हो तो मार्केट को अपने तरफ खींच ना ले, इसको भी देखना पड़ेगा। anti-competitive practices and the effect of merger and practices and the effect of merger and amalgamation on competition in order to identify areas that may merit consideration in the WTO framework। मतलब दो बड़ा ब्रांड है, एक हो जाएगा और मार्केट को मैनिपुलेट करेगा, चार बड़ा ब्रांड है, एक हो जाएगा मार्केट को मैनिपुलेट करेगा, इसको देखने के लिए एंटी कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट चालू किया गया। Group gave its report in January 1999, suggested that enactment of the new competition law। फिर 99 में इस कंपटीशन को देखने के लिए, मतलब जो कंपटीशन प्रॉब्लम हो सकता है इसको देखने के लिए 1999 में कंपटीशन लॉ का सजेशन दिया गया। और तब जाके राघवन कमेटी का रिपोर्ट आया 2000 में, ठीक है। राघवन कमेटी का रिपोर्ट आया 2000 में, और उसके बाद 2002 में कंपटीशन कमीशन को बनाया गया, CCI बनाया गया, to form the Competition Act and the CCI respectively। कंपटीशन एक्ट 2002 में आया एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 से 3 से एक्चुअली इफेक्टिव हो गया। पार्लियामेंट में भी इसका बिल पास हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट में कंपटीशन एक्ट का बिल पास हुआ। स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स टू फेच द कंपटीशन बिल 2001 वाज रेफर्ड फॉर एग्जामिनेशन, concluded that rigidly structured MRTP मतलब monopoly restricted trade practice act also necessitates repeal, मतलब उसको रिपील किया गया, चेंज किया गया in view of government policy of being facilitator rather than regulator। गवर्नमेंट क्या करेगा, मतलब ये MRTP facilitator होगा, regulator नहीं। It's also noted that objective of economic policy is to sustain competition culture in the country, ठीक है। किसी के पास ज्यादा बिजनेस पैसा होने के कारण आप इकोनॉमी को नष्ट ना करें। फॉर इकोनॉमिक मतलब एक रिलीजन है ना सर, जैन रिलीजन, आप लोग जानते हो हमारे देश का बहुत ही पुराना एक रिलीजन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जैनिज्म बोलते हैं। जैनिज्म का ना बहुत फेमस एक वर्ड है, ठीक है सर। मैं हर बात का नारा को क्यों बोल रहा हूँ
सिर्फ कोई याद आ रहा है क्या करे, ठीक है। सस्टेन कंपटीशन कल्चर, इसका मतलब क्या है, ये जो जैनी लोग बोलते हैं, जो जैनी रिलीजन पालते हैं ना, वो बोलते हैं जियो और कौन बोलेगा, जीने दो। इसीलिए देखना वो जैनिज्म में बहुत सारे खाना वगैरह को ना, मतलब वो लोग बैन करके रखा है। जैसे नॉर्मल टाइम वो लोग ऐसे ही मास्क पहनते हैं कपड़ा का, ताकि मुंह में पोका कीड़ा मकोड़ा ना घुस जाए, बिकॉज कीड़ा मकोड़ा का भी जीने का अधिकार है, ठीक है। वो लोग पूरा एकदम पूर्ण शाकाहारी होते हैं, ठीक है। इवन वो लोग आलू तक नहीं खाता, बिकॉज आलू में जीवाणु होते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग आलू की जगह जो सूरज के मतलब जो मिट्टी के नीचे का कोई भी चीज जैनी लोग नहीं खाते, बिकॉज मिट्टी के नीचे जीवाणु होते हैं सर, कीटाणु होते हैं, ठीक है। काफी साइंटिफिक बात है उनका, ठीक है। जैनिज्म का भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जियो और जीने दो, ठीक है। इट्स लाइक दैट। कंपटीशन को सस्टेन करना है, कंपटीशन कल्चर को सस्टेन करना है, किसी को मारना भी नहीं है और खुद भी मरना नहीं है। इट्स लाइक दैट, ओके। तो ये हो गया सर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कंपटीशन कल्चर को अगर सस्टेन करना है तो इकोनॉमिक कंपटीशन पॉलिसी को लाना है, ठीक है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पब्लिक एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट, सबसे बड़ा जो है वो कंज्यूमर इंटरेस्ट में, मतलब अगर हमारे देश में अगर 130 करोड़ कंज्यूमर है तो 130 करोड़ कंज्यूमर का इंटरेस्ट को देखा जाएगा। फर्दर sustenance of competition culture could be ensured by free and fair competition among economic enterprise. The government, after considering the report and suggestion from various organizations, institutions, and general public, introduced the competition bill in the parliament. This bill became an act in Competition Act 2002, 12 of 2003, hereinafter referred to as an act, or this act, after receiving assent from the president on 13th January 2003, and came into force on different dates notified by central government in official gazette of different provisions, ठीक है। This act extends to the whole of India except the states of Jammu and Kashmir. ये कश्मीर में अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है सर, ठीक है। मतलब ये आपका 370 हटने के बाद भी अभी भी ये बात वहां पर एप्लीकेबल नहीं किया गया है। This act is extends to the whole of India except the states of Jammu and Kashmir, याद रखिएगा सर। ये एक्ट बनाने के पीछे का स्कीम क्या है, मतलब क्यों, इसके मतलब इसके बीच में क्या स्कीम लाया गया वो देखो सर। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 has been split into 9 chapters, इसके 9 chapters में बांटा गया, जिसमें 66 sections रखा गया। Later in 2007, Wide Act 39 of 2007, Chapter 8A, containing Section 53A and 53U, insert regarding Competition Appellate Tribunal, और एक ट्राइब्यूनल भी बनाया गया जिसका नाम है कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। फर्दर लेटर इन 2017 थ्रू फाइनेंस एक्ट 2017, कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल इज सब्स्टिट्यूटेड विद एपिलेट ट्राइब्यूनल because with effect from 26 May 2017, NCLAT, मतलब National Company Law Appellate Tribunal, constituted under Section 410 of the Companies Act 2013 by the Appellate Tribunal for purpose of this Act. तो Appellate Tribunal को NCLAT के ट्रांसफर कर दिया गया as per कंपनीज रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्ट को 66 सेक्शंस में 9 चैप्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस एक्ट को लाने के पीछे का ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट दिन भी बताया था, फिर से एक बार आपको बताता हूं। The object behind the enactment of Competition Act 2002, इसका क्या है? The object behind the enactment of this act is clearly mentioned in the preamble, which provides that for keeping in view of the economic development of the country, for establishment of the Competition Commission of India, to prevent practices having adverse effect on competition, मतलब किसी को बिजनेस करने से हटाया ना जाए, सबको जीने का अधिकार है, सबको बिजनेस करने का अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही मार्केट को चलाएगा, ये बात अच्छा नहीं, ठीक है। एक फेमस यूथ है सर, आप लोग नाम सुने होंगे, MBA चाय वाला के नाम पे, गुजरात से है, प्रफुल्ल कुछ नाम है उनका, मुझे नाम प्रफुल्ल समथिंग, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा है। तो MBA चाय वाला एक जगह में कोई सुन रहा था, मैं उनसे सुन रहा था, तो उसने एक बात कहा, वो गुजराती है, तो एक बहुत अच्छा बात बोला कि कहा जाता है कि गुजराती बिजनेसमैन बनते हैं बहुत फेमस, दे हैव अ वेरी गुड बनिया माइंड, है ना सर। ये दुनिया को भी पता है कि गुजरातीज आर वेरी पॉपुलर इन बिजनेस, या बनिया बुद्धि में बहुत अच्छे होते हैं गुजरातीज। तो उनका मानना है कि गुजराती अच्छा होते हैं, ऐसा लगता है सिर्फ रिलायंस और अदानी ही बिजनेस करना जानता है। तो एक्चुअली वो गुजराती यूथ को जगा रहा था और बोल रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ रिलायंस और अदानी ही गुजराती का नाम रखे। गुजरात में 6 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, तो 6 करोड़ लोगों में सिर्फ रिलायंस और अदानी फैमिली है क्या जिनको बिजनेस करना आता है? हर गुजराती में बिजनेस का भूख बढ़े, हर गुजराती अदानी रिलायंस जैसा बन जाए, यही उसका टारगेट है, ठीक है।
तो प्रफुल्ल चाय वाला, MBA चाय वाला ये बात कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। यही भी वही बात है कि सबको कंपटीशन देने का अधिकार है, बस ये सोच होना चाहिए। हम लोग क्या है ना, ये बंगाल में एक कल्चर बन गया है, না না সব তো বড় বড় কোম্পানিরাই করবে, আমরা তো খালি চাকরি করব, আমাদের আর কি আছে। মানে ऐसा लगता है जैसे गरीब सोच। हाँ, कोई अगर मतलब थोड़ा दया करके कंपनी खोल दे तो हम थोड़ा सा टाई झुला के चले जाएंगे जॉब करने, इट्स लाइक दैट। बस यही सोच खराब होता है सर, यही सोच खराब होता है कि कुछ लोग ये भी तो सोचे कि नहीं हम भी बनाएंगे, टाटा बिरला सर क्यों बनेगा, हम भी बनाएंगे। बस वो सोच का बहुत ज़रूरत है सर। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, to ensure freedom of trade carried on by other participants in markets in India and for matters connected therein with incidental thereto। ठीक है, केस बना था, एक सिविल अपील हुआ था, 7779 केस था 2010 का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। इन दिस जजमेंट डेटेड 9 सितंबर 2010 में ओपाइंड ओपिनियन दिया था दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन लॉ इज promote economic efficiency using competition as one of the means of assisting the creation of market responsive to consumers preference। जो भी करो कंज्यूमर को मत मारो। The advantage of perfect competition at threefold। perfect competition इकोनॉमी में ये बहुत ही फेमस एक कॉन्सेप्ट है। जो लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो मेरे पास, या फिर नहीं पढ़े हो तो पढ़ सकते हो, आप लोग अगर बोलोगे तो मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कंपटीशन चैप्टर शेयर कर लूँगा। उसमें मैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली कंपटीशन के बारे में डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ, अभी रिसेंटली लाइव भी चल रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहाँ पर एक फेयर कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। मोनोपोली बिजनेस कुछ कुछ केस में है, बट मोनोपोली मेनली कंपनी यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में क्या है, मोनोपोली नहीं चाहते। द एडवांटेज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर थ्रीफोल्ड, ये होना बहुत जरूरी है। उसके लिए एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड डायनामिक एफिशिएंसी, ये तीनों चीज का बहुत ज्यादा जरूरत है। एलोकेटिव मतलब मेजर्स आर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वही सबके लिए रिसोर्सेज बांटो, सबको प्रोडक्शन करने का और केप्ट एट ए मिनिमम, ठीक है, विच मेजर्स दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर सबके पास एफिशिएंसी होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड डायनामिक एफिशिएंसी क्या है, इनोवेटिव प्रैक्टिस बनेगा। अगर इनोवेशन रहेगा, जैसे मैं आपको बोला ना कि अगर भारत में भी इनोवेशन आता टेक्नोलॉजी का, तो फिर ये चाइनीज मोबाइल के ब्रांड के ऊपर हम लोगों को इतना ज्यादा विश्वास में भरोसा करने का जरूरत नहीं पड़ता। पर हमारे यूथ का क्या है ना, दूसरे का मोबाइल फोन से दूसरों ने बनाया, दूसरा ब्रांड ने बनाया, लेकिन हमारे यूथ के अंदर, इवन इंक्लूडिंग मी, मैं भी इससे बाहर नहीं हूँ, दूसरे ब्रांड का मोबाइल फोन हाथ में लेके हम लोग जो प्राउड फील करते हैं ना, बस यही प्रॉब्लम है सर। खुद के पैसे से लिए हैं तो प्राउड फील ना क्यों ना करे। नहीं सर, बात को थोड़ा बड़े पैमाने में सोचो, जस्ट फील इन अ ग्रेटर पर्सपेक्ट, तो फिर समझ में आएगा कि उसको बोलते हैं देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। कि अगर हम लोग अपना ही प्रोडक्ट के यूज करके खुद का बना हुआ, हमारे देश का कोई प्रोडक्ट अगर बना हुआ सेम टू सेम, अब कोई बोलेगा सर लाभा माइक्रोमैक्स भी तो है, हाँ सर वो लोग क्वालिटी में एट पार नहीं हो पा रहे हैं ना, इसीलिए उनका ब्रांड नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो उन्हें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इनोवेशन आ जाए। The Apex Court, Supreme Court, further added that, as per the statement of objective and reasons, this enactment is India's response to opening up this economy, removing controls and restoring the liberalizations. The natural corollary of this is that Indian market should be geared to face competition from within the country and outside. Country के बाहर से भी, country के अंदर में भी एक बहुत ही अच्छा competition होना जरूरी है। ये बेसिकली मानना है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है सर, बोलो समझ में आ रहा है? लंबा डिस्कशन चल रहा है कंपटीशन कमीशन का। हेलो, अरे বোঝা যাচ্ছে? है सर। है दादा। सर इसका जो चैप्टर और सेक्शंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बार मैं आपसे बता लूँ, आगे आगे अगला 2-3 क्लास सर उसी में डिस्कशंस करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स एंड सेक्शंस, देखो सर चैप्टर 1 जो है ये बेसिकली प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2 वाइटल एरिया है। चैप्टर 2 प्रोहिबिशंस ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस एंड रेगुलेशन कॉम्बिनेशन, जो सेक्शन 3 से सेक्शन 6 के बीच में बोला है। चैप्टर 3
जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 17 का डिस्कशन किया है। चैप्टर 4 ड्यूटीज एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमीशंस के बारे में बोला है। ऑलरेडी मैं ओवरव्यू के अंदर ये सब बता के रखा थोड़ा बहुत। चैप्टर 5 जो है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करता है, जो सेक्शन 41 डिस्कस करते हैं। चैप्टर 6 पेनल्टीज के बारे में बात करते हैं, मैंने इसका भी थोड़ा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका, सेक्शन 42 से लेके 48 के बीच में किया है ओवरव्यू चैप्टर में, इसका भी मैंने बात किया। चैप्टर 7 कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में बात करते हैं, जो सेक्शन 49 में है। चैप्टर 8 फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में बात करते हैं, जो सेक्शन 50 से 53 के अंदर है। चैप्टर 8A एपिलेट ट्राइब्यूनल के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 53 एंड 53U बाद में आया है। एंड चैप्टर 9 मिसलेनियस मैटर में बात करते हैं, जो 54 से लेकर 66 के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो ये है इसका चैप्टर्स एंड सेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशंस, जो आपको आगे आगे इसी मैटर में फोकस करके चलना है। ठीक है, तो चलो सर स्टार्ट करें। तो कंपटीशन कमीशन ने सेक्शन वाइज अगर बात करें तो सेक्शन 1 के अंदर क्या बोला, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। द एक्ट में कॉल्ड अ कंपटीशन एक्ट 2002, it extends to the whole of India except the states of Jammu and Kashmir. It shall come into force on the such date as central government may by notification in the official gazette appoint, provided that different dates may be appointed for different provisions of this act, and any preference in any such provisions to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into the force that provisions। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मानो कि जम्मू कश्मीर में अभी तक तो ये लागू नहीं हुआ, बट कभी भी लग सकता है। दिस पार्ट कंटेन्स दैट title of the act extends to the date of commencement by the enactment of the Jammu Kashmir Act 2019, Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. The state of Jammu and Kashmir has been recognized into Union Territory and Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir. The different dates when the section of this act were notified as under. तो कुछ अलग अलग डेट भी दिया हुआ है जिसमें इसका अलग अलग सेक्शन अलग अलग टाइम पे एप्लीकेबल हुआ है। ऐसे 31 मार्च 2003 का एक एरिया है, ठीक है, 19 जून 2003 में भी आया है, 20 मई 2009 में भी आया है। इस तरह से अलग अलग सेक्शंस अलग अलग टाइम पे इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी धीरे धीरे आ जाएगा। डेफिनेशंस, सर डेफिनेशंस में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका नाम है एक्विजिशंस। एक्विजिशंस मतलब, सर एक्विजिशंस का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्विजिशंस करते हैं। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे रिलायंस ने बिग बाजार को एक्विजिशंस किया, जैसे बिग बास्केट ने, टाटा ने बिग बास्केट को एक्विजिशंस किया। लेकिन रिलायंस बिग बाजार में क्या प्रॉब्लम हुआ है वो तो आप लोग लास्ट कुछ दिनों से देख ही रहे हो। ठीक है, रिलायंस ने बिग बाजार को एक्विजिशंस किया, लेकिन अमेजन बीच में आ गया और वो बता रहा है कि भाई ये गलत एक्विजिशंस है क्योंकि पहले मेरा हक बनता था। ठीक है, बिकॉज अमेजन नहीं चाहता कि रिलायंस टॉप मार्केट लीडर बने। बिग बाजार का गलती ये हो गया क्योंकि अमेजन ऑलरेडी बिग बाजार में इन्वेस्ट करके रखा था, 49% फ्यूचर कूपन में इन्वेस्टमेंट था, तो बिग बाजार को अमेजन के साथ कुछ तो बातचीत करना चाहिए था। ठीक है, तो बीच में अमेजन आ गया, कोर्ट में केस कर दिया, पेंडिंग चल रहा है, झमेला बढ़ रहा है, लीगल मैटर में फंस गया। हाँ सर, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो इस तरह से एक्विजिशंस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, शेयर्स एक्विजिशंस करने से क्या होता है, सर शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। ठीक है, आप लोग जानते हो शेयर्स क्या होता है, आपको किसी और कंपनी में शेयर्स मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, कंपनी के एसेट्स में आपका अधिकार आ जाएगा बिकॉज आप कंपनी को एक्विजिशंस कर लेते हो। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवर एसेट ऑफ एनी एंटरप्राइज, मैनेजमेंट में भी कंट्रोल आ जाएगा और एसेट्स में भी कंट्रोल आ जाएगा। द टर्म acquisition is relevant in order to determine whether a combination is formed or not under section 5. The term control is defined in an explanation to section 5. सर एग्रीमेंट क्या है, सर एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में कहा गया है, सर any arrangement or understanding or action in concert, whether or not such arrangement, understanding or action is formal or in writing, whether or not such arrangement, understanding or action is intended to be enforceable by legal proceedings। मतलब कुछ भी करो भाई, एग्रीमेंट बना के लीगल प्रोसीडिंग्स बना के आगे बढ़ो। मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, द टर्म इज रेलिवेंट टू डिसाइड द स्कोप ऑफ सेक्शन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। इसके लिए एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को समझने के लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ठीक है, मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट क्या है, इट मीन्स अ कॉमन कोर्स और कॉन्डक्ट और बिहेवियर involving some sort of communication or exchange of views between parties, each of whom is led to expect that the other or others will act in certain way. However, parallel behavior of parties is only an indicator of collusion and not a conclusive proof and is treated at best as circumstantial evidences। मतलब क्या है, कई बार क्या होता है ना, कंपटीशन एंटी कॉम्पिटिटिव मूवमेंट बनाने के लिए कोई 2 कंपनी या 3 कंपनी मिलके मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं आपको आगे समझाता हूँ कि किस तरह का अरेंजमेंट होता है।
वेट करो सर, कुछ स्पेशल केस है, मैं अभी 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग करके भी मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। Some sort of behavioral communication between two or more parties resulting in a particular course of conduct by them. It can also operate in a manner where one party makes the representation with the understanding that the others will follow. मतलब ऐसा है, एक करेगा तो ऑटोमेटिक बाकी फॉलो करेगा। एक्शन इन कॉन्सर्ट, ठीक है, एक साथ एक्शन करना, कंसर्ट में जैसे करते हैं। It means where two or more persons having regard to their relation, their conduct and common interest, and on the basis of such evidences, it may be inferred that they are acting in concert. ठीक है, मतलब बेसिकली अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज, कुछ इंडिविजुअल्स मिलके मार्केट को मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है, ये एक तरह का एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बनाने के पीछे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कितना तरह का एग्रीमेंट या अरेंजमेंट बन सकता है। सर एग्रीमेंट 2 तरह का मेनली होता है। मैं ये चीज लास्ट दिन भी आपको नाम बोला था, आज मैं मतलब बता रहा हूँ। सर एक को बोलते हैं हॉराइजॉन्टल एग्रीमेंट और एक को बोलते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट। सर हॉराइजॉन्टल एग्रीमेंट का मतलब, सर horizontal agreement between two or more competing enterprise operating at the same level of business। अगर दोनों बिजनेस सेम लेवल में हैं और एक दूसरे को कॉम्पीट भी करता है, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए तो उनको बोला जाता है horizontal agreement between non competing enterprise operating at a different level of production and distribution chain are called vertical agreement। और अगर वर्टिकल एग्रीमेंट कब होता है, जब दो कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बन रहा है बट वो लोग मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव लेवल में है, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करता, और ऐसे केस में अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट बन रहा है तो उसको वर्टिकल एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या हर एक एग्रीमेंट खराब होता है? नहीं, हर एग्रीमेंट खराब नहीं होता, ठीक है, लेकिन मार्केट को मैनिपुलेट करे ऐसा एग्रीमेंट खराब होता है। ठीक है, मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ ऐसे डिफरेंट सिनारियोज क्रिएट होता है कंपटीशन के अंदर कि जिसमें एग्रीमेंट बनने से वो खराब है ऐसा बात नहीं है, एग्रीमेंट बन सकता है। जैसे देखो ना, वोडाफोन और आइडिया में मार्जिन हो गया, उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, लेकिन क्या वो मार्केट को मैनिपुलेट कर पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग अपने अंडरस्टैंडिंग में एक हुआ है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट सेम लेवल ऑफ बिजनेस में हो सकता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दोनों बिजनेस सेम लेवल में नहीं है, नॉन कॉम्पिटिशन लेवल में है, लेकिन उनके बीच में भी एग्रीमेंट होता है, तो ऐसे एग्रीमेंट को वर्टिकल एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को समझने के लिए ही समझाया जा रहा है सर, ताकि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है वो आपको समझ में आए। और इसको समझने के लिए आपको मैं आगे का पॉइंट बताता हूँ, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या क्या हो सकता है रियल लाइफ में, वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, और उसका कुछ रियल मतलब डेफिनेशंस भी आपको मैं बताता हूँ। एनसीएलटी क्या है आपको पता है? इट मींस नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ए में बोला गया है, और इसको समझने के लिए हम लोग आगे सेक्शन 53 ए को पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें समझना पड़ेगा कार्टेल। सर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी कार्टेल के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीक बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद है, अगर लास्ट वीक का नोट्स आपको बताता हूं मैं यहाँ पर आपको, ये देखो सर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस था। इस डेफिनेशंस के अंदर मैं आपको एक्विजिशंस क्या है आज भी बताया, उस दिन भी बताया था, कार्टेल के बारे में भी बताया था। मैं डिटेल्स नहीं बोला था, बट आज मैं आपको डिटेल समझाता हूँ कार्टेल क्या है। ठीक है, फिर आगे आगे डोमिनेट पोजीशंस, प्रेडेटरी प्राइसिंग, रूल ऑफ रीजन सब समझ में आएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, देखो सर, सर व्हाट इज कार्टेल? सर कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स का एसोसिएशन हो सकता है, कुछ सेलर्स का एसोसिएशन हो सकता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का एसोसिएशन हो सकता है, कुछ ट्रेडर का एसोसिएशन हो सकता है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर का एसोसिएशन हो सकता है, हु बाय एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स, खुद के बीच में एग्रीमेंट कर लेता है, और एग्रीमेंट करके वो लिमिट करता है, कंट्रोल करता है, अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं, प्राइस ऑफ ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस करते हैं। मतलब अपने बीच में प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, कुछ भी हो सकते, वो अपने ही बीच में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, सेल पे कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का कंट्रोलिंग मतलब बेसिकली मार्केट को मैनिपुलेट करना अपनी मर्जी से, जस्ट बिकॉज हमारे बीच में एग्रीमेंट है, किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स के बीच में। और ऐसा करके आप किसको लूटते हो? कंज्यूमर को लूटते हो, चाहे कंज्यूमर कोई भी हो, चाहे कंज्यूमर गवर्नमेंट हो, चाहे कंज्यूमर आम आदमी हो, चाहे कंज्यूमर कोई दूसरा कंपनी हो, चाहे कंज्यूमर कोई दूसरा बिजनेस हो, आप ऐसा करके कंज्यूमर के साथ खराब करते हो, बिकॉज इसमें आप नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बना रहे हो सर।
आप नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बना रहे हो और मार्केट में प्राइस को, डिस्ट्रीब्यूशन को मैनिपुलेट कर रहे हो। आपको बात समझ में आया सर, कार्टेल क्या होता है? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कार्टेल क्या होता है? हाँ सर। 4-5 बिजनेस अपने बीच में इकट्ठा होके मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हम इससे ज्यादा दाम में नहीं बेचेंगे, ठीक है, जिससे पास लेना है लो। मार्केट में दाम को कंट्रोल कर दिया। हम इससे ज्यादा मार्केट में प्रोडक्शन सप्लाई नहीं करेंगे, मार्केट में सप्लाई को मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। जैसे 2014-15 के टाइम पे जब ऑनियन प्राइस बढ़ा था ना, तो ऑनियन का जो लोग डीलर है या प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट ने कंपटीशन कमीशन को बोला था कि इतना ऑनियन का प्राइस बढ़ रहा है, क्या सच में एग्रीकल्चरल इशू है, क्या सच में कोई एग्री इशू है, या फिर मार्केट में किसी भी तरह का कार्टेल चल रहा है। मतलब प्रोड्यूसर्स अगर मार्केट में ऑनियन को छोड़ेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली ऑनियन का प्राइस क्या हो जाएगा सर, बोलो? अगर प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर ऑनियन पे होल्डिंग रखेगा, ठीक है, और मार्केट में एक फॉल्स क्राइसिस क्रिएट करेगा, तो प्राइस क्या होगा? बोलो सर, प्राइस क्या हो जाएगा ऑनियन का? आप लोगों को बात समझ में नहीं आया क्या? नंदिनी तथा बोल रहे ऑनियन प्राइस बेड़े जावे सर। बढ़े जावे ना, एग्जैक्टली सर, वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से मार्केट में चीज़ों का दाम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कई बार देखा जाता है। तो कार्टेल्स आर कैंसर्स ऑन द ओपन मार्केट इकोनॉमी। ये ओपन मार्केट इकोनॉमी में कैंसर की तरह काम करते हैं सर। एक बार इसका जहर मार्केट में फैल जाए ना, तो मार्केट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। In 1998, Organizations for Economic Cooperation and Development recommendation proclaimed that cartels are the most egregious violations of competition law. OECD defines a hardcore cartel as an anti-competitive agreement, anti-competitive concerted practice, or anti-competitive arrangement by companies to fix prices, make rigid, rigged bids, collusive tenders, establish output restrictions or quotas or shares, और डिवाइड मार्केट्स बाय एलोकेटिंग कस्टमर्स। अपने बीच में कस्टमर्स भी डिवाइड कर लेते हैं, तुम इस तरफ देखो, हम इस तरफ देख रहे हो, तुम इस तरफ देखो। चार कंपनी है, चार कंपनी भारत के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और मार्केट में जितना पैसा है 4 जन मिलके खाएगा। The most egregious violation in of the competition law, cartel. It's a very dangerous concept. Try to understand. As per International Competition Network report, it is difficult to deal with cartels due to the following. लेकिन कार्टेल्स पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों जानते हो? कार्टेल्स को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ये बहुत ही सीक्रेटली होता है। कार्टेल्स बहुत सीक्रेटली होता है, इतना सीक्रेटली होता है कि इसको सच में इसको देखना इतना आसान नहीं होता। आप किसी को डायरेक्ट चार्ज भी नहीं कर सकते। कार्टेल्स आर सीक्रेटिव अबाउट द इलिसिट बिहेवियर। इलिसिट मतलब क्या होता है? जो अंदर मतलब इलिसिट को बंगाली में से बोलते हैं अंतर्निहित या अंतर्निहित हो, ठीक है, मतलब जो अंदर ही अंदर में वो लोग कर रहा है, आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। एंड देयरफॉर एजेंसीज हैव टू अंडरटेक ग्रेट एफर्ट्स टू डिटेक्ट कंसील्ड कार्टेल्स, मतलब जो छुपा हुआ है उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन अथॉरिटीज नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एंड स्किल्स। जो कंपटीशन अथॉरिटीज में लोग बैठेंगे ना सर, इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड स्किल होना चाहिए टू कलेक्ट सफिशिएंट एविडेंस। क्योंकि कोर्ट में आप साबित नहीं कर पाओगे, कोर्ट में आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि सच में कुछ ये लोग कार्टेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। And the cartel area competition authorities operate sophisticated leniency program to de-establish such conspiracies. ये एक तरह का conspiracy है which is practically difficult to implement. The investigation of international cartels tests the limit of competition authority jurisdictional reach. Last but not least, the growing trend in criminalized cartel behavior obliges many agencies to work to a particularly high standard of procure and proof. आजकल सर ये कार्टेल को बहुत बड़ा सजा मिलता है, जो भी कार्टेल करता है क्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो धीरे धीरे मुश्किल बढ़ रहा है इनके बीच में, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो कार्टेल में क्या क्या होता है, समरी देख लो। कार्टेल इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन 2 or more enterprises entered into an explicit or implicit। एक्सप्लिसिट मतलब या तो क्लियर कट बात करेगा या तो फिर अंदर अंदर में एग्रीमेंट करेगा, ठीक है, या तो क्लियर कट। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर कट, स्पष्ट बोलो, और इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही अंदर में करेगा, समझ में नहीं आएगा। क्या करता है? प्राइस को फिक्स कर देना, to limit production and supply, to allocate a market share or sales quotas, to engage in collusive bidding or bid rigging in one or more markets,
An important dimensions of the definition of cartel is that it requires an agreement between competing enterprise not to compete or to restrict competitions. ये लोग अपने बीच में compete नहीं करेगा और market से competition को restrict कर देगा. समझ में आ रहा है सर? दो कंपनी मिलके अपना कंपटीशन को हटाता है और अपना कंपटीशन को खत्म करके मार्केट में किसी और को एंटर करने में रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मैनिपुलेशन कर लेते हैं, मोनोपोली कर लेते हैं. इंटरनेशनल कार्टेल होता है, इंपोर्ट कार्टेल होता है, एक्सपोर्ट कार्टेल होता है. इंटरनेशनल कार्टेल इज सेड टू एग्जिस्ट when not all the enterprises cartel are based in the same country or when the cartels affect market of more than one country. मतलब कार्टेल ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल में इफेक्ट डालते हैं और वो इंटरनेशनल कंपनीज होते हैं. इंपोर्ट कार्टेल में कौन आ जाता है? An import cartel comprises enterprise including an association of enterprise that get together for the purpose of import in the country. मतलब कंट्री में कौन इंपोर्ट कर पाएगा उसमें भी कार्टेल लगा दिया. मतलब भाई मानो कि कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, तो मार्केट में कोई तीसरा इंपोर्टर ना आ पाए, इसके लिए ये लोग अपने बीच में एग्रीमेंट कर लेते हैं और मार्केट को अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. एक्सपोर्ट कार्टेल भी होता है कि एक्सपोर्ट कार्टेल मतलब cartelized market in other countries. In the act, cartels made exclusive for exports from India have been excluded from the provision relating to anti-competitive agreement. मतलब आप किसी और को एक्सपोर्टर बनने नहीं देना चाहते, ठीक है? इट्स लाइक दैट, एक्सपोर्ट कार्टेल. तो पूरा मार्केट को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना. तो कार्टेल का क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? फर्स्ट थिंग, यूजुअली कार्टेल्स फंक्शन इन सीक्रेसी. ये सीक्रेटली काम करता है. द मेंबर्स ऑफ कार्टेल बाय एंड लार्ज सीक टू कैमोफ्लेज देयर एक्टिविटीज. मतलब कैमोफ्लेज मतलब सर बेसिकली हिडन, ठीक है? या फिर आप ऐसे बोलो, बंगाली में बोलते हैं छद्मवेश. ओके, कैमोफ्लेज में मतलब छद्मवेश में काम करना. छद्मवेश मतलब हिडन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, हिडन भी नहीं बोलना चाहिए. छद्मवेश का सिंपल इंग्लिश क्या बोलते हैं सर? डिस्गाइज, ठीक है? एक्टिंग इन ए डिस्गाइज मतलब ऐसे छुपा के करते हैं कि समझ में नहीं आता. देयर एक्टिविटीज टू अवॉइड डिटेक्शन बाय द कमीशंस. Perpetuation of cartels is ensured through retaliation threats. In any member cheats, the cartel member retaliates through temporary price cuts to take business away. या तो बिजनेस को दूर में लेके चले जाते हैं या फिर जो चीटिंग मेंबर होते हैं उनको आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है? बहुत ही खतरनाक बात है सर. Another method known as compensation scheme is resorted in order to discourage cheating. Under the scheme, if a member of a cartel is found to have sold more than his allocated share, it would have compensate the other members. मतलब एक दूसरे को compensate करके मार्केट में कार्टेल्स को रख देते हैं. Formations of cartel conditions conducive to formation cartels. क्या करते हैं सर? If there is effective competition in the market, cartels would find it difficult to be formed and sustained. अगर मार्केट में काफी अच्छा competition रहे तो कार्टेल्स मार्केट में जगह नहीं बना पाता, ठीक है? Some of the conditions that are conducive to cartelizations are high concentration, few competitors, high entry exit barriers, homogeneity of the products, similar or similar product cost, excess capacity, a high dependence of the consumers on the product, history of collusions and active trade association. ऐसे केसेस में क्या होता है? कार्टेल बढ़ जाता है. अगर ये चीजों को कंट्रोल कर दिया जाए तो कार्टेल भी खत्म हो जाएगा. कुछ रियल लाइफ केसेस देखो, जैसे हम लोगों ने अमेजन का जो केस देखे वो तो अलग केसेस है, वो भी एक तरह का कंपटीशन का केस है. बट यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से कार्टेल में केसेस हुआ है. इन केस नंबर 29 of 2010 based upon information furnished Builder Association of India against 11 cement companies. मैं आपको शुरू में ही बोल रहा था. Competition Commission of India by its order found that the act and conduct of the cement companies to be a cartel as the cement companies were acting together to limit control and also attempt to control the production and price of cement in market in India. इन पे पेनल्टी लगाया गया सर 6,316 करोड़ का. 2009-10 का टाइम, 10-11 के टाइम के आसपास का बात है. 6,316 करोड़ का इन पे पेनल्टी लगाया गया, वो भी फिक्स्ड एट ए रेट ऑफ 50% ऑफ देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग 2009-10. अपार्ट फ्रॉम ए पेनल्टी 10% का टोटल रिसिप्ट ऑफ के ऊपर भी पेनल्टी लगाया गया. Apart from a penalty at a rate of 10% of the total receipt of such 2 years is also here be imposed upon Cement Manufacturer Association amount 0.73 crores. It is alleged that 11 companies collectively control 65% of the market and 43 cement players control 35% of the market shares. इसमें क्या हुआ? 11 companies collectively capable of control the price by controlling the production and supply. तो 11 companies के पास पूरा production supply का control चला गया था. इसको कमीशन ने क्या किया? मतलब बेसिकली कंट्रोल कर लिया. सिमिलरली सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स का भी एक केस बना. कार्टेलाइजेशंस बाय सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर एमआरटीपी मतलब मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. कमीशन टुक
सुओमोटो एंड बाद में सीसीआई को ट्रांसफर कर दिया 66 सबसेक्शन 6 के तहत। फाउंड श्री सीमेंट, वेरी फेमस सीमेंट कंपनी, साउथ वेस्ट श्रीनिवासन का है सर, जो आज चेन्नई सुपर किंग्स है ना सर, उसका ओनर था, ठीक है, ओनर है अभी भी। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट सर, सेकंड, ये सॉरी ये साउथ का नहीं है, ये तो सर श्री सीमेंट तो हरिमोहन बांगुरेर। बांगुर का है, सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। उनका क्या है वो साउथ का भी एक बड़ा फेमस है। ठीक है जो भी हो, इसका केस ही हुआ था, ये इसी को देख लो, ये राजस्थान बेस्ड कंपनी का है, ठीक है, वो बांगुर जो तू बोला था उसी का है, ठीक है। साउथ का अलग केस है, मैं थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। इसका शेयर का प्राइस भी आप देख सकते हो, काफी हाई प्राइस इसका कंपनी है, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है इसका, ठीक है। लास्ट अगर मैक्सिमम देखोगे तो 2010 के बाद से ये धीरे धीरे काफी हाई हुआ है, लेकिन वो बिजनेस के कारण हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट में मैनिपुलेशन का भी चार्ज लगा है सर, इसको भी गिल्टी पाया गया एंड उसके ऊपर भी 397 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया, और उसमें भी प्रॉफिट का 50% 9-10 का लिया गया, ठीक है, पेनल्टी के तौर पे। तो बेसिकली ये होता है कार्टेल। जैसे कि ये देखो कार्टेल में क्या बोल रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्राइस सेट कर लेते हैं। देन आई नो व्हाट टू डू फॉर माय कंपनी इज गोइंग टू रेज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाई 5% नेक्स्ट वीक, एक दूसरे के साथ डील कर दिया। तो इस तरह से ये 5% बढ़ाएगा तो वो भी 5% में बढ़ा के मार्केट को मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, या फिर समथिंग लाइक दैट, या फिर इनके बीच में एक एडजस्टमेंट कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है सर, पर्पस इज इंपॉर्टेंट नॉट द फॉर्म, मतलब ये पर्पस क्या है इनका बिजनेस पे ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टू क्लासीफाई एसोसिएशन मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता, बट अगर उनका पर्पस गलत है, अगर उनका पर्पस कार्टेल है तो मुश्किल है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं कि उनके बीच में किसी तरह का एग्रीमेंट फॉर्म हुआ तो वो गलत हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो ये दिसंबर 2010 में ऑनियन प्राइस टच्ड 80 पर केजी, सीसीआई इंस्टीट्यूटेड अप्रूव टू एग्जामिन, बट सीसीआई को ऐसा कुछ मिला नहीं। अक्टूबर 2015 में जेट एयरवेज, इंडिगो एंड स्पाइस जेट को कार्टेलाइजेशन के केस में पाया गया सर, और उनपे भी पेनल्टी चार्ज कर गया, उसमें एयर कार्गो में बेसिकली डिटरमाइनिंग द फ्यूल सरचार्ज ऑन एयर कार्गो। 2017 में based upon complaint filed by Reliance Jio against the cartelizations by its rivals Bharti Airtel, Vodafone Idea and Idea Cellular, CCI ordered approved into functioning of the Cellular Operator Association of India। ये रिसेंट केसेस है जिसमें कार्टेल का प्रूफ मिला है 2010 में, 2015 में, 2017 में, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हुआ है सर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आपको ढूंढना है कि examine whether the following will be considered as a cartel within the meaning of section 2 subsection C of the Competition Act 2002। you just need to find out। सर एक तरफ आप देख सकते हो ऑरेंज उग रहा है प्रोड्यूसर्स, और एक तरफ मेज मतलब भुट्टा, ठीक है, एक तरफ कमला है मतलब ऑरेंज है या संतरा जो भी बोलो आप, और एक तरफ मेज या भुट्टा, ठीक है, या कॉर्न जो भी नाम से पुकारो। द ओनर ऑफ ऑरेंजेस orchids of Nagpur have formed an association to limit the supply of oranges। नागपुर ऑरेंज एसोसिएशन ने ऑरेंज सप्लाई पे लिमिट लगाना चाहता है। एंड इधर नीचे द मेज ग्रोअर्स ऑफ पंजाब फॉर्म्स ए कोऑपरेटिव बॉडी टू हेल्प मेंबर्स फार्मर्स टू टेक देयर प्रोड्यूस टू मार्केट प्लेस। सर इनमें से कौन सा कार्टेल है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ओनर्स सर A is a cartel, B is cartel। ना सर। थैंक यू सर, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप पूरा डिटेल्स में समझ पाते हो तो आपको पूरा जवाब समझ में आ जाएगा। सो आंसर क्या होगा इसका, कैसे लिखोगे इसको। सर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 पहले आप प्रोविजंस लिखो। द टर्म कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स who by agreement amongst themselves limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price or trade in goods or provision of service। Despite the fact that the term cartel has been given an inclusive meaning, but an association which is formed for the welfare of the trade or formed for any other purpose not mentioned in the aforesaid definition will not be a cartel। It is only when an association by agreement among themselves limit, control or attempt to control the production,
or distribution, sale or price or trade in goods or provision of service, that will be a cartel. ठीक है? So mind in this purpose, association of owners of oranges of Nagpur will be considered as cartel under the provision of this act because its purpose is to limit the supply of oranges, जो cartel के अंदर आता है. The cooperative body to help member farmers to take their produce to marketplace is not a cartel because maize growers of Punjab is no way through cooperative body agreed among themselves to limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price of maize. Production, distribution, sale के price के ऊपर अगर control नहीं रखना चाह रहा है तो वो cartel नहीं है. बाकी आप किसी भी कारण से एग्रीमेंट या किसी भी तरह का बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो वही पर्पस इज इंपॉर्टेंट नॉट दी फॉर्म. समझ में आ रहा है साहब? इसीलिए यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला है, माइंड इट, द पर्पस इज इंपॉर्टेंट नॉट द फॉर्म टू क्लासिफाई एनी एसोसिएशन. एसोसिएशन डिफरेंट रीजंस में बन सकता है, ठीक है, लेकिन एसोसिएशन का पर्पस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कंपटीशन पर्सपेक्टिव से. तो ये है आज का क्लास का डिस्कशन. इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे सारा का सारा सेक्शंस के बारे में, कंपटीशन कमीशंस, कंज्यूमर्स, ठीक है, और भी केस स्टडीज, केस लॉस होगा क्योंकि काफ़ी डिटेल्स है. तो मैं अभी इस पॉइंट पे डिस्कशन चालू रखूंगा सर, अगला 2 क्लास में और बातें रहेगा सर. ठीक है, मैं आप लोगों को नोट शेयर करूंगा सर. आप लोग घर में प्लीज़ नोट्स को भी देखते रहना, मैट को भी, ठीक है, और क्वेश्चंस वगैरह को भी गो थ्रू करना, क्योंकि आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है. मतलब ओवरऑल कंपटीशन एक्ट क्या है मैंने बता दिया. मैं अभी सेक्शन वाइज डिस्कशन करना चालू किया, ठीक है. फिर आगे आपको और भी केस लॉ बताऊंगा. अमेजन, बिग बाजार, रिलायंस का क्या केस हो रहा है उस पर भी नज़र रख रहे हैं, आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है. तो इस तरह से मैं आगे बात करूंगा सर. जैसे एक बड़ा सवाल है कि सभी के मन में चल रहा है, इज द रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील डेड? इसका जवाब मैं आप लोगों को अगले क्लास में बताऊंगा. इन द मीन टाइम आप लोगों को मैं नोट शेयर करता हूं, आप घर में पढ़ाई करते रहिए और कंपटीशन लॉ को समझते जाइए. इतना ही है सर आज. कोई सवाल है तो करो सर. नंदिनी, रोशनी तथा क्लियर হয়েছে? है दादा. ओके सर, हाँ हाँ सर. सर. ठीक है, चलो फिर टाटा. राक्षी दादा. ओके टाटा, बाय सर. राक्षी सर. बाय सर, टाटा.